जिंदगी में प्यार अक्सर सबसे अप्रत्याशित क्षणों में आता है। एक सफल अमेरिकी व्यवसाय की कहानी इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। लगभग 60 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसी महिला से मुलाकात की जो उनसे आधी उम्र की थी। हालांकि यह रिश्ता, जो भौतिक हितों पर आधारित था, अप्रिय परिणामों की ओर ले गया। 8 अगस्त 2017 की एक शांत गर्मी की शाम को शांत अपर मेकफील्ड जिले पेंसिल्वेनिया में सब कुछ सामान्य रूप से शुरू हुआ। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की 2 कर्मचारियों ने अपने सहयोगी 64 वर्षीय सेल्स प्रतिनिधि माइक मैक्न्यू से मिलने का फैसला किया। दिन के दौरान उनकी अनुपलब्धता ने उन्हें चिंतित कर दिया, क्योंकि इस विश्वसनीय व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार पूरी तरह से असामान्य था। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने गैरेज में माइक की कार देखी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे घर का मालिक घर पर हो। दरवाजे की घंटी का कोई जवाब नहीं मिला और न ही लगातार दस्तक का। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था। जब उन्होंने खुला प्रवेश द्वार देखा तो चिंतित सहकर्मियों ने जांचने का फैसला किया कि सब ठीक है या नहीं। वे घर में प्रवेश करके माइक को पुकारने लगे। सन्नाटा। लिविंग रूम में उन्होंने कुर्सी पर उनकी छाया देखी और एक पल के लिए राहत महसूस की, ये सोचकर कि वह सो रहे हैं। लेकिन जब वे करीब आए तो उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर थी। परेशान महिलाओं ने तुरंत 911 पर कॉल किया। उनमें से एक इतनी व्यथित थी कि वह सुसंगत रूप से बात नहीं कर पा रही थी। उनकी सहकर्मी ने पहल की और डिस्पैचर को स्थिति का वर्णन किया। ऑपरेटर के निर्देश पर उन्होंने माइक की स्थिति की जांच की। कोई नब्ज नहीं, कोई सांस नहीं। डिस्पैचर ने घटनास्थल पर आपातकालीन सेवाएं भेजी। माइक मैक्न्यू की कहानी 1953 में पेंसिल्वेनिया में शुरू हुई। बाद में परिवार विलियम्सपोर्ट, मैरीलैंड चला गया। वह एक सुरक्षित परिवार में पले बढ़े, जहां प्यार और आपसी समझ का माहौल था। स्कूल के बाद वह कॉलेज गए और अपनी स्कूल की दोस्त के साथ परिवार बनाया। उनकी भावनाएं ईमानदार और पारस्परिक थीं। वे समुद्र तट के पास एक आरामदायक घर में एक टिपिकल मिडिल क्लास परिवार की तरह रहते थे। माइक हमेशा पेशेवर विकास की तलाश में रहते थे। एक सफल बीमा एजेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत के बाद में वह फार्मास्यूटिकल उद्योग में चले गए। यहां असली सफलता उनका इंतजार कर रही थी। अपनी खुद की कंपनी की स्थापना के माध्यम से वह अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन प्रदान कर सके। माइक एक सफल व्यवसायी थे जो अपने परिवार को एक समृद्ध जीवन प्रदान करते थे। लेकिन पारिवारिक खुशी स्थायी नहीं थी। बच्चों के जन्म के 3 से 4 साल बाद पति पत्नी ने अलग होने का फैसला किया। अलगाव के बावजूद उन्होंने एक गर्मजोशी भरा रिश्ता बनाए रखा और बच्चों की देखभाल साथ में की। बेटा और बेटी अक्सर अपने पिता से मिलने जाते थे और पूर्व पति पत्नी ने एक दोस्ताना संबंध बनाए रखा। बच्चों को बाद में याद आया कि उन्होंने कभी अपने माता पिता को लड़ते नहीं सुना, न तो तलाक से पहले, न दौरान और न ही बाद में। 2000 की शुरुआत में आधिकारिक तलाक के बाद भी उनका आपसी सम्मान बना रहा। माइक ने बक्स काउंटी, पेंसिल्वेनिया के शांत टाउनशिप अपर मेकफील्ड में अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का फैसला किया। केवल 8000 निवासियों वाला एक आरामदायक शहर। उन्होंने अपने सेवानिवृत्ति तक व्यवसाय को विकसित करने की योजना बनाई। एक कुंवारे के रूप में माइक जीवन के सभी आनंदों का आनंद लेते थे। उनका प्रभावशाली विला सीधे नदी के किनारे स्थित था। वह अपने निजी जेट स्की चलाने का आनंद लेते थे, कला के प्रति जुनून विकसित किया और मूल्यवान वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया। हालांकि वह विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों के पीछे नहीं भागते थे, उनका संग्रह उन्हें वास्तविक खुशी से भर देता था। माइक को अपनी कुंवारे की स्थिति बदलने की जल्दी नहीं थी, जब तक कि 2012 में किस्मत ने उन्हें 28 वर्षीय जेनिफर मॉरिस से नहीं मिलाया, जो अकेले एक बच्चे को पाल रही थी। उनके बीच पारस्परिक आकर्षण पैदा हुआ। रिश्ता तेजी से विकसित हुआ। जल्द ही माइक ने अपनी चुनी हुई को कैरिबियन में छुट्टियों के लिए आमंत्रित किया। इस यात्रा के दौरान उनकी भावनाएं विशेष रूप से तीव्र हो गईं।
उन्होंने साथ में घूमने के लिए विशेष रूप से 2 जेट स्की और क्वाड बाइक लाए। 60 साल की उम्र में, लगभग सेवानिवृत्ति की उम्र में, वह एक किशोर की तरह प्यार में पड़ गए। इस महिला से पूरी तरह मोहित हो गए। उनके रिश्तेदार उनके बदलाव से हैरान थे। 2015 में 3 साल के रिश्ते के बाद माइक ने पहली बार जेनिफर के सम्मान में एक टैटू बनवाया। उसी समय उन्होंने उसे अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। व्यवसायी ने उसे देखभाल और आराम से घेर लिया। जेनिफर के बच्चे के लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया। उनकी खुशी 8 अगस्त 2017 तक चली, जब घर में एक अप्रत्याशित घटना हुई। इस समय तक उनका रोमांस उस महिला के साथ, जो उनसे आधी उम्र की थी, 5 साल तक चल चुका था और वे सक्रिय रूप से अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। सहकर्मियों ने माइक को उनके घर में एक चिंताजनक स्थिति में पाया। शुरू में दिल की समस्या का संदेह हुआ। आपातकालीन दल ने माइक को उनकी कुर्सी में पाया। उनका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था, हाथ घुटनों पर टिके हुए थे। बाहर से देखने पर लग सकता था कि वह सो रहे हैं, लेकिन स्थिति कहीं अधिक गंभीर निकली। फर्श और कपड़ों पर घटना के निशान दिखाई दे रहे थे। परिस्थितियों से पता चला कि जो हुआ वह दिल की समस्या से संबंधित नहीं था। भौहों के बीच एक विशिष्ट निशान पाया गया। जांचकर्ताओं को अब यह पता लगाना था, क्या यह किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम था या एक स्वयं का निर्णय। घटनास्थल पर पहुंचे आपराधिक विशेषज्ञों ने तुरंत असामान्य विवरण देखे। आत्महत्या का सिद्धांत पुष्ट नहीं हुआ। पास में कोई हथियार नहीं मिला, जो उस समय किसी अजनबी की उपस्थिति का संकेत देता था। लिविंग रूम की जांच में जहां माइक मिले थे, उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर विशेषज्ञों ने 380 कैलिबर की एक खोखली गोली पाई। उल्लेखनीय था कि कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। किसी संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। स्पष्ट रूप से सब कुछ घर के मालिक के लिए अप्रत्याशित था। माइक की कलाई पर उनकी गायब घड़ी का एक विशिष्ट निशान था। उनके कपड़ों की जेबें उलटी हुई थीं। भूतल पर स्थित कार्यालय से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ साथ अन्य कीमती वस्तुएं गायब थीं। पहली नजर में स्थिति एक सामान्य घर के चोरी की याद दिलाती थी, जहां मालिक अचानक एक अनचाहे मेहमान से मिल गया। बेडरूम में नए महत्वपूर्ण विवरण मिले। माइक मैकन्यू के नाम पर 2 बंदूकें पंजीकृत थीं। घर में केवल एक मिली। स्मिथ एंड वेसन 380 कैलिबर की केवल एक खाली होल्स्टर बची थी। बाद में पता चला यही हथियार, जो मालिक सुरक्षा के लिए रखते थे, घटना में प्रयोग किया गया और फिर गायब हो गया। किसी भी निशान और नुकसान की अनुपस्थिति से पता चलता था कि आगंतुक घर के नक्शे से परिचित था। वह जानता था कि बंदूकें और कीमती सामान कहां रखे हैं और भवन से अनदेखे कैसे निकला जा सकता है। जांचकर्ताओं ने व्यवसायी के परिवेश की गहन जांच शुरू की और अतिरिक्त विशेषज्ञों को बुलाया। डकैती का सिद्धांत अधिक असंभव होता जा रहा था। माइक की व्यक्तिगत वस्तुओं के गायब होने के बावजूद कई कीमती वस्तुएं अछूती रह गईं। उदाहरण के लिए कला संग्रह, जहां हर प्रदर्शनी को कलात्मक रूप से अलग अलग लैंप से प्रकाशित किया गया था, पूरी तरह से सुरक्षित रहा। सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि 64 वर्षीय फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधि किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके पास व्यक्तिगत कारण थे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का गायब होना संयोग नहीं लगता था। संभवतः उनमें महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित थी। दरवाजों और खिड़कियों की अखंडता से पता चलता था कि आगंतुक के पास या तो चाबी थी या घर के मालिक ने खुद उसे अंदर आने दिया था। माइक की जीवनी की जांच करते हुए जांचकर्ताओं ने पाया कि वह एक शांतिप्रिय व्यक्ति थे, जिनका किसी से कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी। विशेष ध्यान उनकी साथी 33 वर्षीय जेनिफर मॉरिस पर गया। पड़ोसी उसे बुजुर्ग व्यवसायी की मंगेतर के रूप में जानते थे, लेकिन घटना के बाद वह जैसे धरती में समा गई, जिसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उसके आसपास के लोग जेनिफर को एक एकांत व्यक्तित्व के रूप में वर्णित करते थे, जो अपने जीवन के विवरण साझा करने में हिचकिचाती थी। केवल उसका मां के साथ कठिन रिश्ता ही ज्ञात था। दुर्लभ खुले पलों में उसने अपने माता पिता के घर में कठिन बचपन के बारे में बताया, जहां उसने अपनी मां के 2 दोस्तों का
अनुचित व्यवहार देखा। मां ने अपनी बेटी पर विश्वास नहीं किया, जिससे गहरा मानसिक आघात लगा। स्थिति असहनीय हो गई। जेनिफर ने स्कूल छोड़ दिया और घर छोड़ दिया। इस समय को उसने गहरे अवसाद के चरण के रूप में वर्णित किया। अकेले रहते हुए उसने मोटरसाइकिल की मरम्मत में अपना जुनून पाया। दोपहिया वाहनों के लिए जुनून एक जुनून बन गया। उसने एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदी और सोशल मीडिया पर अक्सर उच्च गति पर रात्रि यात्राओं की कहानियां साझा करती थी। जेनिफर की आकर्षक उपस्थिति को विशिष्ट टैटू पूरा करते थे। छाती पर लिखावट, बाइसेप्स पर एक रिवॉल्वर की छवि और बांह पर एक मुस्कुराता हुआ कंकाल। 20 साल की उम्र में वह मां बन गई, लेकिन बच्चे का पिता जल्द ही उसकी जिंदगी से गायब हो गया। अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उसने मैकेनिक के रूप में अपने काम को पेंसिल्वेनिया में प्रेस्टीज क्लब में प्रदर्शन के साथ जोड़ा। वहीं 2012 में उसकी मुलाकात 59 वर्षीय माइक मैकन्यू से हुई, जो प्रतिष्ठान के नियमित ग्राहक थे। एक अनौपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया। जेनिफर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, $1200 के बिजली के बिल का भुगतान। इस तरह महंगे रेस्तरां और फैशनेबल क्लबों में उनकी नियमित मुलाकातें शुरू हुईं। माइक उपहारों में उदार थे। गहने, एक मोटरसाइकिल, एक कार, यात्राएं। जेनिफर उन्हें डैडी कहती थी और उन्हें अपनी आकर्षक साथी का ध्यान प्रसन्न करता था। किस्मत की जेनिफर के लिए अपनी योजनाएं थीं। माइक में उसने अपनी जिंदगी बदलने का मौका देखा। उन्होंने बहुत कुछ साझा किया, समाज में बाहरी होने की भावना सहित। धनी व्यवसायी में उसे न केवल वित्तीय सहायता मिली, बल्कि भावनात्मक गर्मी भी मिली। 2015 में वे साथ रहने लगे। शुरू में सब कुछ सामंजस्यपूर्ण चल रहा था, लेकिन समय ने बदलाव लाए। पड़ोसियों ने घटना से कुछ महीने पहले गंभीर मतभेदों की सूचना दी और एक जोर की बहस का उल्लेख किया, जिसके बाद कथित तौर पर जोड़ा अलग हो गया। ठंडे पड़े रिश्ते के बावजूद वे एक ही छत के नीचे रहते रहे। और अब घटना के बाद जेनिफर का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े करता है। ये जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए पड़ोसियों के बयान थे। जेनिफर जैसे धरती में समा गई थी। गहन खोज के बावजूद जांचकर्ताओं ने माइक के बच्चों से बात करने का फैसला किया, जो उस समय अपने पिता के बारे में विचलित करने वाली खबर को समझने की कोशिश कर रहे थे। परिवार तुरंत एकत्र हो गया। पैट्रिक पिट्सबर्ग से दौड़कर आया, उसकी बहन और मां मैरीलैंड से, पैतृक घर में जहां वे मिले। पैट्रिक ने जांचकर्ताओं को अपने पिता के रिश्ते के बारे में अपनी राय साझा की। उसके शब्दों के अनुसार उसने क्लब की डांसर के साथ संबंध को कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह उसे एक स्थायी रिश्ते के लिए बहुत असभ्य और स्वार्थी मानता था। व्यवसाय के रिश्तेदारों और दोस्तों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की और इस रिश्ते के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी। उनकी चिंताएं निराधार नहीं लगती थीं। जून 2016 में पैट्रिक की शादी पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई। बेटा जेनिफर को समारोह में शामिल नहीं करना चाहता था। माइक, जो अपनी साथी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, समारोह में बस नहीं आए। परिवार की नाराजगी के बावजूद व्यक्ति ने अपनी युवा चुनी हुई के साथ रिश्ता जारी रखा। उन्होंने उसे काफी बड़ी राशि, लगभग $500,000 के बीमा पॉलिसियों का लाभार्थी भी बना दिया। इस समय तक प्रतिबंधित पदार्थों के प्रति उसका झुकाव और संभावित प्रेम प्रसंग पहले से ही ज्ञात थे। जेनिफर के साथ रिश्ते ने पिता और बेटे के बीच के रिश्ते पर गंभीर प्रभाव डाला। कई लोगों का मानना था कि वह अपने धनी साथी के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जानबूझकर मतभेद पैदा कर रही थी। 2017 में स्थिति और बिगड़ गई। जेनिफर दूरी बनाने लगी। वह बिना चेतावनी के गायब हो सकती थी और रात में देर से लौट सकती थी, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। रिश्ते में उसकी रुचि स्पष्ट रूप से कम हो गई। इस समय के दौरान वह प्रतिबंधित पदार्थों का अधिक उपयोग करने लगी, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं और उसे 2 बार इनके कब्जे के लिए गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उसने एक साइकिल चालक के साथ एक घटना का कारण बनी, जिसे उसने सड़क पर काट दिया था। माइक ने अपनी प्रेमिका का समर्थन करना जारी रखा
और 2 मामलों के लिए जुर्माना और कानूनी खर्च का भुगतान किया, लगभग $4000 प्रति माह। घटना से ठीक पहले, जैसा कि बच्चों ने बताया, माइक ने जेनिफर के साथ रिश्ता खत्म करने और आगामी शादी रद्द करने की अपनी योजनाएं साझा की। उसके लिए इसका मतलब था सब कुछ खो देना। उसे कानूनी खर्च खुद चुकाना पड़ता, वह शानदार घर और आदत की हुई जीवन शैली खो देती जो उसके धनी साथी ने उसे प्रदान की थी। माइक के बच्चे पैट्रिक और कैथी को घटना के कारणों पर कोई संदेह नहीं था, यह सिर्फ पैसे के बारे में था। उनकी राय में जेनिफर अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी जब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आदत की जीवन शैली खो सकती है। चिकित्सा परीक्षण ने घटना का समय निर्धारित किया। यह कर्मचारियों द्वारा माइक को कार्यालय में पाए जाने से 24 से 48 घंटे पहले घटी। विशेषज्ञों ने पाया कि घटना बिल्कुल पास से हुई थी। जांच से पता चला कि प्रक्षेप्य टकराव पर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करता था, जिससे तत्काल परिणाम हुए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मुख्य संदिग्ध जेनिफर मॉरिसी की खोज पर सारे प्रयास केंद्रित किए। इस समय वह एक यातायात अपराध के लिए निगरानी में थी। पुलिस को परिवीक्षा अधिकारी के पास अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए उसके आने की उम्मीद थी। गणना सही निकली। 10 अगस्त को, घटना के 4 दिन बाद, जेनिफर शुल्क का भुगतान करने और रिपोर्ट करने के लिए स्टेशन आई। उसने अधिकारी को बताया कि उसने माइक की घटना के बारे में समाचार देखा है और वह व्यथित है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने तुरंत जांचकर्ताओं को सूचित किया। स्थिति अजीब लगी। घटना की जानकारी लगभग तुरंत मीडिया और सोशल नेटवर्क पर आ गई थी। जेनिफर ने 4 दिन क्यों इंतजार किया? जांचकर्ताओं ने अगले दिन के लिए उससे मिलने की व्यवस्था की। उन्होंने अपने संदेह प्रकट नहीं किए और केवल कहा कि उन्हें माइक के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। साथ ही उन्होंने उसके संचार की जांच के लिए अनुमति की मांग की। लेकिन जेनिफर, जो स्पष्ट रूप से कुछ आशंका कर रही थी, मीटिंग में नहीं आई। वह फिर से कुछ दिनों के लिए गायब हो गई। ऐसा व्यवहार उस व्यक्ति की छवि से मेल नहीं खाता जो नुकसान का अनुभव कर रहा है और जांच में मदद करना चाहता है। जांचकर्ताओं के अनुभव के अनुसार ऐसा वे लोग करते हैं जिन्हें समय की जरूरत होती है। आमतौर पर ऐसे क्षणों में लोग बहाने बनाते हैं या छिपने की कोशिश करते हैं। जेनिफर के लिए यह जोखिम भरा था। उसे नियमित रूप से पुलिस को रिपोर्ट करना आवश्यक था। रिपोर्टिंग में चूक स्वचालित रूप से उसके लिए अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा करती। गिरफ्तारी अभी संभव नहीं थी। ठोस सबूतों की कमी थी। जांचकर्ता जेनिफर के आने का इंतजार करते हुए जानकारी इकट्ठा करते रहे। उन्होंने माइक के एक करीबी दोस्त से बात की। उसने मैकन्यू की हाल की कॉल के बारे में बताया, जिसमें माइक ने अपनी चिंताएं साझा की। उन्होंने जेनिफर के साथी की पहचान कर ली थी, एक आदमी जिसका उपनाम द मर्सिलेस था। माइक के शब्दों के अनुसार यह चरित्र गंभीर चिंता का कारण था। स्थिति जोखिम भरी हो गई और वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी मंगेतर के साथ रिश्ता खत्म करने की योजना बना रहे थे। उपनाम के पीछे चार्ल्स कुला था, एक लंबे जेल इतिहास वाला अंडरवर्ल्ड का जाना माना व्यक्ति। उसकी फाइल में कई गंभीर अपराध थे, विशेष रूप से प्रतिबंधित पदार्थों से संबंधित। उसकी आखिरी जेल की सजा माइक की घटना से ठीक पहले समाप्त हुई। चार्ल्स की रिहाई के बाद जेनिफर तुरंत उसके साथ रहने चली गई। हालांकि उसका बहुत सा सामान अभी भी व्यवसाय के घर में था। वह नियमित रूप से इसे लेने आती थी और माइक ने इन यात्राओं को समाप्त करने के लिए इसे स्टोर करने की धमकी दी। माइक के दोस्त के अनुसार उन्हें महिला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध की चिंता थी। हालांकि वे खुद कुछ सामाजिक वर्गों के साथ कोई विवाद नहीं चाहते थे। माइक ने बस रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इस समय तक जेनिफर और चार्ल्स ने पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की योजनाओं की घोषणा कर दी थी। एक प्रभावशाली व्यवसाय की तुलना में एक सामान्य फार्मास्यूटिकल कंपनी का कर्मचारी क्या दे सकता था? जेनिफर युवावस्था से ही एक विशेष वातावरण की ओर आकर्षित थी। वह जटिल लोगों के बीच बड़ी हुई। चार्ल्स कुल्ला, उसका नया चुना हुआ, इन वर्तुलों में एक जाना माना व्यक्तित्व था। अपने कार्यकाल के दौरान उसने एक विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की थी।
उसका प्रभुत्वशाली चरित्र और दृढ़ संकल्प नर्तकी को आकर्षित करते प्रतीत होते थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने महसूस किया कि जांच एक नए चरण में प्रवेश कर गई थी। एक मुख्य संदिग्ध था, एक व्यक्ति जो एक बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने में सक्षम था। यह अनुमान लगाया गया कि जेनिफर का नया साथी उसके साथ पूर्व साथी के पास आया था। एक बहस छिड़ गई, या वे कुछ ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन माइक की उपस्थिति ने बाधा उत्पन्न की। ठीक इसी समय जेनिफर ने परिवीक्षा अधिकारी के साथ एक अनिवार्य बैठक याद की, जो उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गई। चिकित्सा परीक्षण ने घटना का समय निर्धारित किया। यह कर्मचारियों द्वारा माइक को कार्यालय में पाए जाने से 24 से 48 घंटे पहले घटी। विशेषज्ञों ने पाया कि घटना बिल्कुल पास से हुई थी। जांच से पता चला कि प्रक्षेप्य टकराव पर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करता था, जिससे तत्काल परिणाम हुए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मुख्य संदिग्ध जेनिफर मॉरिसी की खोज पर सारे प्रयास केंद्रित किए। इस समय वह एक यातायात अपराध के लिए निगरानी में थी। पुलिस को परिवीक्षा अधिकारी के पास अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए उसके आने की उम्मीद थी। गणना सही निकली। 10 अगस्त को, घटना के 4 दिन बाद, जेनिफर शुल्क का भुगतान करने और रिपोर्ट करने के लिए स्टेशन आई। उसने अधिकारी को बताया कि उसने माइक की घटना के बारे में समाचार देखा है और वह व्यथित है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने तुरंत जांचकर्ताओं को सूचित किया। स्थिति अजीब लगी। घटना की जानकारी लगभग तुरंत मीडिया और सोशल नेटवर्क पर आ गई थी। जेनिफर ने 4 दिन क्यों इंतजार किया? जांचकर्ताओं ने अगले दिन के लिए उससे मिलने की व्यवस्था की। उन्होंने अपने संदेह प्रकट नहीं किए और केवल कहा कि उन्हें माइक के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। साथ ही उन्होंने उसके संचार की जांच के लिए अनुमति की मांग की। लेकिन जेनिफर, जो स्पष्ट रूप से कुछ आशंका कर रही थी, मीटिंग में नहीं आई। वह फिर से कुछ दिनों के लिए गायब हो गई। ऐसा व्यवहार उस व्यक्ति की छवि से मेल नहीं खाता जो नुकसान का अनुभव कर रहा है और जांच में मदद करना चाहता है। जांचकर्ताओं के अनुभव के अनुसार ऐसा वे लोग करते हैं जिन्हें समय की जरूरत होती है। आमतौर पर ऐसे क्षणों में लोग बहाने बनाते हैं या छिपने की कोशिश करते हैं। जेनिफर के लिए यह जोखिम भरा था। उसे नियमित रूप से पुलिस को रिपोर्ट करना आवश्यक था। रिपोर्टिंग में चूक स्वचालित रूप से उसके लिए अतिरिक्त कठिनाइयां पैदा करती। गिरफ्तारी अभी संभव नहीं थी। ठोस सबूतों की कमी थी। जांचकर्ता जेनिफर के आने का इंतजार करते हुए जानकारी इकट्ठा करते रहे। उन्होंने माइक के एक करीबी दोस्त से बात की। उसने मैकन्यू की हाल की कॉल के बारे में बताया, जिसमें माइक ने अपनी चिंताएं साझा की। उन्होंने जेनिफर के साथी की पहचान कर ली थी, एक आदमी जिसका उपनाम द मर्सिलेस था। माइक के शब्दों के अनुसार यह चरित्र गंभीर चिंता का कारण था। स्थिति जोखिम भरी हो गई और वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी मंगेतर के साथ रिश्ता खत्म करने की योजना बना रहे थे। उपनाम के पीछे चार्ल्स कुला था, एक लंबे जेल इतिहास वाला अंडरवर्ल्ड का जाना माना व्यक्ति। उसकी फाइल में कई गंभीर अपराध थे, विशेष रूप से प्रतिबंधित पदार्थों से संबंधित। उसकी आखिरी जेल की सजा माइक की घटना से ठीक पहले समाप्त हुई। चार्ल्स की रिहाई के बाद जेनिफर तुरंत उसके साथ रहने चली गई। हालांकि उसका बहुत सा सामान अभी भी व्यवसाय के घर में था। वह नियमित रूप से इसे लेने आती थी और माइक ने इन यात्राओं को समाप्त करने के लिए इसे स्टोर करने की धमकी दी। माइक के दोस्त के अनुसार उन्हें महिला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध की चिंता थी। हालांकि वे खुद कुछ सामाजिक वर्गों के साथ कोई विवाद नहीं चाहते थे। माइक ने बस रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इस समय तक जेनिफर और चार्ल्स ने पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी शादी की योजनाओं की घोषणा कर दी थी। एक प्रभावशाली व्यवसाय की तुलना में एक सामान्य फार्मास्यूटिकल कंपनी का कर्मचारी क्या दे सकता था? जेनिफर युवावस्था से ही एक विशेष वातावरण की ओर आकर्षित थी। वह जटिल लोगों के बीच बड़ी हुई। चार्ल्स कुल्ला, उसका नया चुना हुआ, इन वर्तुलों में एक जाना माना व्यक्तित्व था। अपने कार्यकाल के दौरान उसने एक विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उसका प्रभुत्वशाली चरित्र और दृढ़ संकल्प नर्तकी को आकर्षित करते प्रतीत होते थे।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने महसूस किया कि जांच एक नए चरण में प्रवेश कर गई थी। एक मुख्य संदिग्ध था, एक व्यक्ति जो एक बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने में सक्षम था। यह अनुमान लगाया गया कि जेनिफर का नया साथी उसके साथ पूर्व साथी के पास आया था। एक बहस छिड़ गई, या वे कुछ ले जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन माइक की उपस्थिति ने बाधा उत्पन्न की। ठीक इसी समय जेनिफर ने परिवीक्षा अधिकारी के साथ एक अनिवार्य बैठक याद की जो उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गई। जांच के दौरान जेरी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना शुरू किया और उस शाम के बारे में महत्वपूर्ण विवरण बताए। उसने पुष्टि की कि वह जेनिफर को नदी के किनारे स्थित घर ले गया था। हालांकि शुरू में वह यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो तस्वीर साफ हो गई। जेरी ने एक कथित शारीरिक संघर्ष के बारे में जेनिफर के बयानों में विसंगतियां देखीं। घर में स्थिति एक अलग ही कहानी बता रही थी। उसके अनुसार घर का मालिक बस कुर्सी पर बैठा था। जब वे पहुंचे, जेनिफर ने उसकी स्थिति की जांच करने या मदद की पेशकश करने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय वह कीमती वस्तुओं की तलाश में लग गई। उसने अपने पूर्व साथी के हाथ से घड़ी ले ली, लैपटॉप ले लिया और उसका फोन नदी में फेंक दिया। इसके बाद जेरी उसे चार्ल्स के ट्रेलर ले गया। जांच से अपने पूर्व साथी के कपड़ों की जेबों पर जेनिफर के डीएनए के निशान मिले, जिनकी उसने तलाशी ली थी। चार्ल्स, उसका वर्तमान साथी, के पास एक मजबूत अलीबी था। घटना से ठीक पहले उसका एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई थी। इस समय वह व्हील चेयर पर चल रहा था, मुश्किल से चल सकता था और शारीरिक रूप से घटना में शामिल होने में असमर्थ था। उसने यह भी जोर दिया कि वह परीक्षा पर था और बहुत अच्छी तरह समझता था। कोई भी कानूनी समस्या उसके लिए पूरी तरह से वर्जित थी। जांचकर्ताओं को उसके तर्क विश्वसनीय लगे और उन्होंने पुष्टि की कि वह वास्तव में उस समय दुर्घटना से उबर रहा था। 29 सितंबर 2017 को जेनिफर मॉरिस जानबूझकर की गई कार्रवाइयों, भौतिक लाभ और सबूतों को छिपाने के लिए अदालत में पेश हुई। सुनवाई 24 जनवरी 2019 के लिए निर्धारित की गई। अभियोजन पक्ष ने उसके कृत्य को पिछली घटनाओं की एक श्रृंखला से जोड़ा। मुख्य कारण यह था कि उसका धनी साथी उसकी विलासितापूर्ण जीवन शैली को वित्त पोषित करने से इनकार कर रहा था और रिश्ता समाप्त कर रहा था। अंतिम बूंद एफबीआई से संपर्क करने का उसका इरादा था। इसके अलावा जेनिफर को एक बड़ा लाभ पाने की उम्मीद थी। वह लगभग $500,000 का बीमा दावा कर रही थी। ये सभी तथ्य कई भौतिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे। जांच ने प्रभावशाली मात्रा में सामग्री एकत्र की। कई वार्तालाप, रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट और गवाह के बयान। हालांकि मामले में मुख्य व्यक्ति जेरी बना, जो जेनिफर के नए दोस्त का परिचित था। अदालत में उसका बयान निर्णायक साबित हुआ। जेरी ने बताया कि कैसे अभियुक्त अपराध स्थल पर लौटी और सबूत मिटाने की कोशिश की। जांच में उसके सहयोग के लिए उसे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। यही निर्णय उसके दोस्त चार्ल्स के लिए भी लिया गया, जिसने सबूतों को छिपाने और एक महत्वपूर्ण वस्तु को नष्ट करने के बावजूद अपनी साथी के खिलाफ गवाही देने की सहमति दी। मुकदमे में उन लोगों ने भी गवाही दी जो जेनिफर के साथ हिरासत में थे। हालांकि बचाव पक्ष ने अभियुक्त के शांतिपूर्ण स्वभाव पर जोर दिया और आक्रामक प्रवृत्तियों की कमी पर बल दिया। इसकी पुष्टि के लिए जेनिफर ने एक भाषण देने का फैसला किया। अपनी कहानी में उसने वर्णन किया कि कैसे वह व्यक्तिगत सामान लेने के लिए माइक के पास गई। उसके शब्दों के अनुसार उसने उसे आक्रामक तरीके से हाथ में एक वस्तु के साथ स्वागत किया, उसका अपमान किया और प्रवेश से मना कर दिया। वस्तु पर नियंत्रण के लिए एक संघर्ष विकसित हुआ, जिसके दौरान दुर्घटना हुई। जेनिफर ने दावा किया कि उसने अपनी सुरक्षा के डर से आत्मरक्षा की। हालांकि उसका संस्करण तथ्यों के विपरीत था। माइक को प्रवेश द्वार पर नहीं, कुर्सी पर बैठे हुए पाया गया था। विशेषज्ञों ने कार्रवाइयों की जानबूझकर की गई प्रकृति के सबूत प्रस्तुत किए। विशेषज्ञों ने पाया कि वस्तु और व्यक्ति के बीच की दूरी लगभग 3 सेंटीमीटर थी। 1 फरवरी 2019 को जूरी विचार विमर्श के लिए चली गई। अदालत ने जेनिफर को सभी आरोपों में दोषी पाया,
गंभीर अपराध, चोरी और सबूतों से छेड़छाड़। उसे समय पूर्व रिहाई की संभावना के बिना अधिकतम सजा मिली। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। यह प्रक्रिया माइक के बेटे के लिए विशेष रूप से कठिन थी। उसने कई बार कहा कि वह अभियुक्त को माफ नहीं कर सकता कि उसने उनके परिवार को नष्ट कर दिया। उसका बच्चा दादा के बिना रह गया और वह खुद पिता के बिना। पिता के साथ उनकी आखिरी बातचीत विवादों से छाई हुई थी और अब इस स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। कॉलेज का समय हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष समय होता है। मस्ती का समय, स्वतः स्फूर्त निर्णयों का समय, नए दोस्तों और पहले प्यार का समय। एक ऐसा समय जब आप पूरी तरह से युवा नहीं होते, लेकिन पूरी तरह से वयस्क भी नहीं होते। दुर्भाग्य से लेमेटियस इस जीवन के चरण का पूरी तरह से आनंद नहीं ले सकी। जुलाई 2004 में छात्रा दक्षिण अफ्रीका में बॉन्ड विश्वविद्यालय के पार्किंग में एक सामान्य टहलने के दौरान गायब हो गई। कुछ ही समय बाद उसके माता पिता को अज्ञात लोगों का एक परेशान करने वाला फोन आया, जिन्होंने दावा किया कि ली उनके पास है। उसके बाद अपरिहार्य हुआ। लेमेटियस का जन्म 1983 में सफल व्यवसायी रॉब मैथ्यूज और उनकी पत्नी शेरोन के परिवार में हुआ। पिता एक बड़ी आईटी कंपनी के प्रमुख थे और दक्षिण अफ्रीका के व्यावसायिक वर्गों में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। 1999 में उन्होंने जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक ऑपरेटरों में से एक के साथ सहयोग शुरू किया। उनकी कंपनी पूरे दक्षिण अफ्रीका में अग्रणी स्वतंत्र आईटी फर्म मानी जाती थी। ली अपनी मां के विशेष करीब थी। वे अक्सर साथ समय बिताती थीं, जिम जाती थीं, ब्यूटी सैलून जाती थीं और शॉपिंग करती थीं। उनका साझा शौक स्क्रैप बुकिंग था। वे खुशी से फोटो एल्बम बनाती और सजाती थीं। ली एक संवेदनशील और करुणामय व्यक्ति के रूप में विकसित हुई। कोलंबाइन स्कूल की दुखद घटनाओं के बाद उसने अपने सहपाठियों के साथ पीड़ितों के लिए दवाओं का संग्रह आयोजित किया। अपने स्कूली दिनों के दौरान उसने एक पशु संरक्षण केंद्र में काम करने में समय लगाया। स्कूल के बाद ली ने वित्त क्षेत्र में अपने पिता के करियर के पथ का अनुसरण करने का फैसला किया। 9 जुलाई 2004 को ली विश्वविद्यालय के लिए निकली। पिछली शाम को उसने अपनी पार्टी मनाई थी। शाम को उन्होंने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ रेस्तरां में खाना खाया। अगले दिन के लिए पार्टी की निरंतरता की योजना थी। ली अधीरता से पार्टी का इंतजार कर रही थी। अगले दिन क्लब में दोस्तों के साथ मिलने की योजना बनाने के बाद वह विश्वविद्यालय की पार्किंग की ओर गई। उस क्षण के बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। दोपहर के करीब उसके पिता रॉब मैथिस को उसके नंबर से एक कॉल आया। हालांकि एक अजनबी आवाज बोल रही थी। अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि वह ली को पकड़े हुए हैं। कॉलर ने अधिकारियों से संपर्क करने पर रोक लगा दी और 350,000 दक्षिण अफ्रीकी रैंड, लगभग 20,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की। उसने जोहान्सबर्ग के दक्षिण में पैसे की डिलीवरी के लिए एक स्थान बताया। रॉब ने स्थिति की गंभीरता को समझा जब अज्ञात व्यक्ति ने इसी तरह के मामलों में अपने अनुभव के बारे में बात की, जो उसके अनुसार हमेशा बिना दंड के रह गए थे। जब रॉब ने हल्का लहजा सुना तो उसे संदेह हुआ कि कॉलर लीबिया से था। अज्ञात व्यक्ति ने फिरौती की मांग की और वादा किया कि अगर ये पूरी हो जाएंगी तो ली की जान बख्श दी जाएगी। एक छोटे से पल के लिए उसने युवती को बोलने दिया। रॉब ने परिचित आवाज सुनी। ली ने आंसुओं में अपने पिता से सभी शर्तें पूरी करने की विनती की। फिर कॉल कट गया। रॉब और शेरोन अपनी बेटी को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे बताए गए स्थान पर पैसे ले गए और आगे के निर्देशों का इंतजार करने लगे। ली के फोन पर संपर्क करने के सभी अगले प्रयास केवल वॉइसमेल तक पहुंचे। बेटी और अज्ञात व्यक्ति दोनों से संपर्क खोने के बाद माता पिता ने खुद को बंद गली में पाया और अधिकारियों से संपर्क करने का फैसला किया। ली को खोजने और अपराधी को पकड़ने के लिए एक खोज दल का गठन किया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में रॉब जैसे धनी लोग अक्सर निशाना बनते हैं। पुलिस ने ली की एक तस्वीर और उसके कपड़ों का विवरण जारी किया। नीली जीन्स, लाल टॉप और काली चमड़े की जैकेट।
टेलीविजन पर मां शेरोन ने अपहरणकर्ता से एक विनती की, कृपया उसे छोड़ दीजिए, हमें बताइए कि हम अपनी बेटी को कहां ढूंढ सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूं, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपना जीवन शुरू करने का मौका दीजिए। ली के परिवार के सदस्यों ने युवा महिला की सुरक्षित वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त गिसेल क्लेमसन ने बताया कि सभी खोज में शामिल थे। इंटरनेट पर ली के मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक विशेष वेबसाइट दिखाई दी। दुनिया भर के अजनबी लोगों ने वहां समर्थन संदेश छोड़े। कुछ ने प्रार्थनाएं चढ़ाईं, अन्य ने घटना के बारे में अपने सिद्धांत साझा किए। परिवार ने युवा महिला को खोजने में मदद करने वाली जानकारी के लिए इनाम की घोषणा की। जांचकर्ताओं ने ली के फोन का पता लगाने की कोशिश करने के लिए मोबाइल विशेषज्ञों को बुलाया। चिंता से परेशान माता-पिता ने घंटों सड़कों पर अपनी बेटी की तलाश की। अपनी निराशा में शेरोन ने एक ज्योतिषी से भी संपर्क किया, जिसने पुलिस को जोहान्सबर्ग के पीछे के एक क्षेत्र में ले गया, लेकिन वहां पता खो गया। रॉब और शेरोन ने सोचा कि क्या घटना का संबंध कंपनी में उनके काम से हो सकता है। जांचकर्ताओं ने मैथ्यूज परिवार को तनाव कम करने के लिए प्रेस से संपर्क बंद करने की सलाह दी। वार्ता समूह ने इंगित किया कि दक्षिणी अफ्रीका में ऐसी घटनाएं लगभग महीने में एक बार होती हैं। इस क्षेत्र में ऐसे अपराध अक्सर तत्काल लाभ के लिए किए जाते थे। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी घटनाओं का आधिकारिक आंकड़ा सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा जाता है। हालांकि यह जाना जाता है कि काफी मामले हैं। आमतौर पर ऐसी घटनाएं लगभग 21 दिन तक चलती हैं और ज्यादातर मामलों में लोग पैसे की डिलीवरी के बाद अपने परिवारों के पास सुरक्षित लौट आते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की राय में अपराधी ने सावधानीपूर्वक तैयारी की थी। उसने पहले से ली को चुना था, उसके कार्यक्रम और दैनिक दिनचर्या का अध्ययन किया था और अपनी योजना के लिए उपयुक्त क्षण का इंतजार किया था। परिवार के सदस्यों का मानना था कि ली जल्द ही घर पर होगी। वे फिरौती के बारे में एक नया संदेश का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 21 जुलाई को उसके गायब होने के 12 दिन बाद उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। जोहान्सबर्ग के दक्षिण में ग्रासमेरे चौक पर घटनाओं के लिए कुख्यात एक स्थान था। वहां न तो स्ट्रीट लाइट्स थीं और न ही ऊंची इमारतें। एक अंधेरी रात में अपराधियों के एक समूह ने एक परिवार पर हमला किया, एक महिला, उसकी भतीजी और उसके पति पर। 21 जुलाई 2004 को ग्रासमेरे चौक पर काम करते हुए एक केयरटेकर ने एक परेशान करने वाली खोज की और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पहुंचे अधिकारियों ने पहचान की पुष्टि की। यह ली मैथ्यूज थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि उसके हाथ बंधे थे और उस पर 3 गोलियों के निशान थे। क्षेत्र को तुरंत घेर लिया गया। 50 से अधिक अधिकारी, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल थे, मौके पर काम करने लगे। विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि घटना खोज से लगभग 4 से 5 दिन पहले हुई थी, रूप द्वारा मांगी गई राशि देने के 1 सप्ताह बाद। जल्द ही अफवाहें फैलीं कि मांगे गए पैसों का अधूरा भुगतान कारण था, लेकिन पुलिस ने इन अनुमानों को जल्दी ही खारिज कर दिया। लापता व्यक्ति के मामले को नया वर्गीकरण मिला और अपराधी की खोज तेज कर दी गई। पुलिस ने एक विस्तृत फाइल तैयार की, जिसमें संभावित गवाहों के साथ 100 से अधिक बातचीत शामिल थी। जांचकर्ताओं ने उन लोगों से भी संपर्क किया जो पहले इसी तरह की भुगतान मांगों का सामना कर चुके थे, जांच के लिए उपयोगी जानकारी पाने की उम्मीद में। महीने के अंत में घटना की जांच में नए विवरण सामने आए। जांच के परिणामों के आधार पर जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि अपराधियों ने ली को चौक पर छोड़ने से पहले कई दिनों तक ठंड में रखा, हालांकि घटना खुद पहले किसी अन्य स्थान पर हुई थी। विशेषज्ञों ने एक असामान्य विशेषता देखी। विभिन्न क्षेत्रों में संरक्षण के अलग अलग स्तर थे। जांचकर्ताओं ने इसे जांच को भ्रमित करने का एक जटिल प्रयास माना। नए सुराग अक्टूबर की शुरुआत में तब मिले जब एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। ये डोनोवन मडले था, उसी विश्वविद्यालय का छात्र जहां ली पढ़ती थी। अपनी गिरफ्तारी से पहले डोनोवन ने कुछ दोस्तों को घटना के बारे में बताया और उनमें से एक ने पुलिस को सूचित किया। डोनोवन का फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर मिली टेप पर पाए गए निशान से मेल खाता था। इसके अलावा
डोनोवन और ली के मोबाइल सिग्नल उसके गायब होने के बाद एक ही स्थानों पर ट्रेस किए गए। गिरफ्तारी के बाद अतिरिक्त विवरण सामने आए। हालांकि पहले यह बताया गया था कि रोप और शेरोन ने अज्ञात व्यक्ति से संपर्क टूटने के बाद ही पुलिस से संपर्क किया। यह गलत साबित हुआ। वास्तव में उन्होंने तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया और एक अधिकारी कथित मुलाकात के लिए उनके साथ गया। अपराधी ली के पिता की कार में छिपा हुआ था। हालांकि पैसे की डिलीवरी से कुछ मिनट पहले अपराधी की मांग पर मिलने का स्थान अचानक बदल गया। जब उसने कानून प्रवर्तन द्वारा पकड़े जाने का जोखिम बहुत अधिक समझा तो वह वाहन छोड़कर भाग गया। अगले साल जुलाई में डोनोवन ने घटना से संबंधित 3 आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसका बयान मुकदमे की शुरुआत से ठीक पहले आया। जोहान्सबर्ग के सुप्रीम कोर्ट में उसके वकील ने ली के साथ हुई घटना के बारे में एक चौंकाने वाला इकबालनामा पढ़ा। वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल को युवा महिला को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि वह आगे की जांच से डरता था। डोनोवन ने स्वीकार किया कि उसने 1 सप्ताह से अधिक समय तक विश्वविद्यालय के छात्रों को लक्षित करने वाली एक योजना तैयार की। उसने मान लिया कि अधिकांश छात्र अमीर परिवारों से थे जो अपने रिश्तेदारों के लिए भुगतान करने को तैयार होंगे। ली कोई लक्षित शिकार नहीं थी, वह बस गलत समय पर गलत जगह थी। उल्लेखनीय है कि डोनोवन खुद एक धनी परिवार से था और उसे कोई वित्तीय कठिनाई नहीं थी। उसे केवल लाभ का लालच था। उसके बयान के अनुसार उसने विश्वविद्यालय की पार्किंग में ली से बात की और लिफ्ट मांगी। फिर उसने बंदूक की धमकी पर उसे वाहन के फर्श पर लेटने को मजबूर किया। डोनोवन ने स्वीकार किया कि पैसे प्राप्त करने के बाद वह चेक पॉइंट्स और जांच के कारण एक बेवजह स्थिति में था। उसने महसूस किया कि वह ली को जाने नहीं दे सकता था क्योंकि इससे उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। उसने विशेष गोला बारूद का इस्तेमाल किया जो अधिकतम प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया था। घटना के बाद डोनोवन ने अपना सामान्य जीवन जारी रखा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गहने दिए, उससे शादी का प्रस्ताव किया और यहां तक कि एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भी भाग लिया। उस पर ली के खिलाफ अपहरण और अन्य गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया। अदालत में डोनोवन ने स्वीकार किया कि उसके कार्य भयानक थे और ली ने अंतिम दिनों में अवर्णनीय भय झेला। उसके दोष स्वीकार करने के बाद अभियोजन पक्ष को यह दिखाने के लिए गवाहों को बुलाने की अनुमति मिली कि डोनोवन ने अपने कृत्यों के सभी विवरण नहीं बताए थे। अभियोजकों ने अधिकतम संभव सजा की मांग की। अभियोजक ने डोनोवन के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा किया। उसने दावा किया कि सब कुछ उसी चौक पर हुआ जहां ली को बाद में पाया गया, लेकिन जांच से अलग तथ्य सामने आए। विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार चौक पर दिखाई देने से पहले ली कई दिनों तक बहुत कम तापमान में रही। अभियोजन पक्ष को एक साथी अपराधी का संदेह था, लेकिन डोनोवन घटना के विवरण पर चुप रहा। विशेषज्ञों ने ली के हाथों और पैरों पर ऐसे निशान पाए जो कूलिंग सिस्टम की सतहों के संपर्क के लिए विशिष्ट थे। अन्य स्थानों पर कपड़े के निशान मिले, संभवतः एक कंबल से। एक महत्वपूर्ण सबूत अंदर की तरल की मात्रा थी, कुल 400 मिलीलीटर, जो इंगित करता था कि घटना किसी अन्य स्थान पर हुई थी जहां कोई निशान नहीं मिले। घटना की परिस्थितियों की जांच के दौरान विशेषज्ञों ने एक महत्वपूर्ण विवरण देखा। कुछ प्राकृतिक निशानों की असामान्य अनुपस्थिति जो विशेष संरक्षण परिस्थितियों की ओर इशारा करती थी। बाद में जांच ने पाया कि डोनोवन घटना के क्षेत्र में था। यह उसके फोन के डेटा से सिद्ध हुआ जो ली के फोन के पास लोकेट किया गया था। उस समय वह अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था। डोनोवन के खिलाफ सबूतों में उसके पास मिली 9 मिलीमीटर की पिस्तौल विशेष महत्व की थी, जिसे विशेषज्ञों ने घटना से जोड़ा। अदालत में ली के पिता ने डोनोवन को एक चालाक कायर कहा जो दया का पात्र नहीं है। रॉब ने जोर दिया कि घटना के बाद सामान्य जीवन जारी रखने की डोनोवन की क्षमता उसकी निर्दयता को दर्शाती है। आरोपी पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्विकार रहा जब तक कि उसके पिता स्टीफन को गवाह के कटघरे में नहीं बुलाया गया। उन्होंने अपने बेटे की पेशेवर सफलताओं पर अपने पूर्व गर्व के बारे में बात की, लेकिन स्वीकार किया कि अब इन भावनाओं से कुछ भी नहीं बचा है। स्टीफन ने अपने बेटे के कृत्य को भयानक और अक्षम्य बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि डोनोवन ने कभी वित्तीय कठिनाइयों की शिकायत नहीं की थी। परिवार समृद्धि में रहता था और यह समझ से परे था कि उसे इस कदम के लिए क्या प्रेरित किया। दोषी के माता पिता ने मैथ्यूज परिवार से गहरी माफी के साथ कहा, हम इस घटना से जुड़े होने के लिए गहराई से शर्मिंदा हैं। हम जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि वह हमारा बेटा है और हमेशा रहेगा। हम आपका दर्द कम नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैथ्यूज परिवार मेरे बेटे को माफ करने की शक्ति पाएगा। इन ईमानदार शब्दों ने डोनोवन को गहराई से प्रभावित किया। दुर्भाग्य से यह डोनोवन के परिवार के लिए पहला भारी झटका नहीं था। 2001 में डोनोवन के दादा के साथ एक दुखद घटना हुई जिसके लिए उसका चाचा जिम्मेदार था। उसे जेल नहीं भेजा गया। इसके बजाय उसे एक मनोचिकित्सा क्लिनिक में जबरन इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम संभव सजा पर जोर दिया। डोनोवन के बचाव पक्ष ने स्वीकार किया कि उनका मुवक्किल अपने कृत्यों पर पछताता है लेकिन दया का हकदार नहीं है। वकील ने यह भी जोर दिया कि डोनोवन ने अकाट्य सबूत पेश होने के बाद ही अपना अपराध स्वीकार किया। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया। मुख्य अपराध के लिए आजीवन कारावास, कम से कम 25 वर्ष, स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए अतिरिक्त 15 वर्ष और मैथ्यूज परिवार से फिरौती की कोशिश के लिए 10 और वर्ष। सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने कहा कि डोनोवन के कार्य असाधारण रूप से अमानवीय थे और उन्होंने न केवल अपना जीवन बल्कि दोनों परिवारों का जीवन भी नष्ट कर दिया था। डोनोवन को मिली सजा दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में सबसे कठोर में से एक थी। मुकदमे के समापन के बाद जांचकर्ताओं ने बताया कि वे ली के मामले में एक साथी की संभावना की जांच करना चाहते हैं। उन्हें यह संदेह था क्योंकि डोनोवन ने उस समय के विस्तृत विवरण से बचा जब वह युवा महिला को बंधक बनाए हुए था। संभवतः वह वास्तव में सभी विवरण नहीं जानता था। यदि कोई और इससे जुड़ा था, दस्तावेजों में विरोधाभास बने रहे जिन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। सजा की घोषणा के कुछ महीनों बाद डोनोवन ने जोहान्सबर्ग के सर्वोच्च न्यायालय में मामले की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की। उसने जोर देना शुरू किया कि वह एक जाल का शिकार हुआ था। अक्टूबर 2009 में डोनोवन ने सर्वोच्च अपील न्यायालय में दस्तावेज दाखिल किए। उसमें उसने दावा किया कि उसे अपना पूरा जीवन जेल में नहीं बिताना चाहिए क्योंकि उसका ली को स्थायी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अपने बयानों में उसने दावा किया कि इस मामले में बढ़ी हुई मीडिया ध्यान के कारण न्यायाधीश पक्षपाती था। साक्षात्कार में डोनोवन ने जोर दिया कि जो हुआ वह पहले से योजनाबद्ध नहीं था और इसलिए वह हल्की सजा का हकदार है। उसने अपनी आजीवन कैद की सजा को अनुचित और अतिरंजित बताया। नए बचाव पक्ष ने उसकी स्थिति का समर्थन किया और इंगित किया कि अभियोजन पक्ष घटना की पूर्व योजना का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अंततः डोनोवन की याचिका खारिज कर दी गई और सजा अपरिवर्तित रही। इसके बाद वह कुछ समय के लिए शांत रहा, लेकिन जुलाई 2011 में उसने सर्वोच्च न्यायालय में मामले को फिर से खोलने के अनुरोध के साथ एक नई अपील दायर की। इस बार उसने घटनाओं का एक नया संस्करण पेश किया। कथित तौर पर 3 ड्रग डीलरों फ्रैंक, अली और जंबो ने उसे ली की कहानी में भाग लेने के लिए मजबूर किया। उसके शब्दों के अनुसार उन्होंने मना करने पर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। जैसा कि डोनोवन ने बताया, उन्होंने मुझे बताया कि योजनाएं बदल गई हैं और वे अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरा काम बस कार में बैठना और इंतजार करना था। गवाहों के बयानों के अनुसार अली ने उसे पार्किंग में घात लगाकर उसका कार तक का रास्ता रोक दिया। वह मूल लक्ष्य नहीं थी। फैसला तत्काल लिया गया जब उन्होंने उसे विश्वविद्यालय के पास देखा। मुझे फ्रैंक के साथ ली की कार को कैंपस से दूर ले जाने का काम सौंपा गया। उसके बाद हमें दूसरों से मिलना था जो युवा महिला को पकड़े हुए थे। फ्रैंक ने ली के फोन से रॉब से संपर्क किया और वित्तीय मांगे रखी। पैसों की डिलीवरी के बाद अपरिहार्य हुआ, जांबा ने हथियार का इस्तेमाल किया। डोनोवन ने दावा किया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए डरा हुआ था और ड्रग डीलरों से दया की भीख मांगी। बयानों के अनुसार जांबा ने ली की निजी चीजें अपनी कार में रखीं और डोनोवन को निर्देश दिए, जिससे सबूतों पर उसके निशान छूट गए। आरोपी ने कहा कि वह भ्रमित था और तीनों संलिप्त लोगों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
उसने जांचकर्ताओं पर सबूतों से छेड़छाड़ और जनमत को प्रभावित करने का आरोप लगाया। यह विशेष रूप से अजीब लगा क्योंकि उसने पहले ली के गायब होने में अपनी भागीदारी स्वीकार की थी। उसकी पहली याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन 1 साल बाद एक नई आई। अब डोनोवन ने खुद की तुलना क्रूस पर चढ़े ईसा से की, खुद को परिस्थितियों का शिकार बताया और कानूनी सहायता की कमी की शिकायत की। उसने दावा किया कि उसका इकबालिया बयान दबाव में आया था, लेकिन यह अपील भी खारिज कर दी गई। ली मैथ्यूज का मामला पूरे दक्षिण अफ्रीका को गहराई से हिला गया। डोनोवन के खिलाफ अदालती कार्यवाही ने दुर्भाग्य से युवा महिला के परिजनों को कोई राहत नहीं दी। तनावपूर्ण सुनवाई के दौरान ली की मां ने आंसुओं में कहा कि डोनोवन के कृत्य ने उनके परिवार को बर्बाद कर दिया है। हर शाम हम उसके कमरे में देखते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि वहां अपनी बेटी को देखेंगे, खुश, सुरक्षित, घर पर। हम अभी भी इस चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। सुंदर नैशविले, टेनेसी में एक गहरी धार्मिक परंपराओं वाले परिवार में एक प्रतिभाशाली युवा महिला एंजेलिया का पालन पोषण हुआ। प्रकृति ने उसे एक अद्भुत आवाज और तेज दिमाग से नवाजा। उसकी महत्वाकांक्षा ने फल दिया। उसने फार्मेसी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। एंजेलिया का पेशेवर करियर सफलतापूर्वक विकसित हुआ। अपनी मेहनत के कारण वह अपना खुद का घर खरीद सकी और एक आरामदायक जीवन का आनंद ले सकी। भाग्य ने उसे 2001 में चौंका दिया। उसकी मुलाकात स्कूल के दिनों के एक पुराने परिचित से हुई। यह व्यक्ति एरॉन सोलोमन था, एक करिश्माई खेल प्रस्तोता। उसके व्यक्तित्व ने एंजेलिया पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मुलाकातें नियमित हो गईं और जल्द ही एंजेलिया को अपनी गर्भावस्था का पता चला। 2002 में उनका बेटा ग्रांट पैदा हुआ। एरॉन ने उसे प्रस्ताव दिया, लेकिन एंजेलिया ने हिचकिचाहट दिखाई। उस समय उनका रिश्ता द्विधा में था। उसने गंभीरता से बच्चे को अकेले पालने के बारे में सोचा। एंजेलिया के रिश्तेदारों ने, जो कड़े धार्मिक विचार रखते थे, उसे एक पारंपरिक परिवार बनाने की सलाह दी। लंबे विचार विमर्श के बाद उसने एरॉन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुरुआत में पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण था। पति पत्नी और बेटे की देखभाल करता था। 4 साल बाद अक्टूबर 2006 में परिवार बढ़ा। छोटी ग्रेसी का जन्म हुआ। ग्रांट, जो तब 4 साल का था, ने ईमानदारी से बड़े भाई की भूमिका निभाई। वह हमेशा अपनी बहन के साथ रहता था और मां को उसकी देखभाल में मदद करता था। इस उम्र में लड़का बेसबॉल से भी प्रभावित हुआ। स्कूल टीम में शानदार सफलता हासिल की और सबसे प्रमुख छात्रों में से एक बन गया। हालांकि बेटी के जन्म के बाद पारिवारिक माहौल बदल गया। एरॉन ने अत्यधिक प्रभुत्व दिखाना शुरू किया और अपनी पत्नी और बच्चों के जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका व्यवहार तेजी से अप्रिय होता गया। उसने उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने की अनुमति दी। टीवी प्रस्तोता के रूप में अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए वह अपने परिवार की भावनाओं की परवाह किए बिना नए परिचयों में शामिल हो गया। मार्टिन्स परिवार की कहानी 2013 में उजागर होनी शुरू हुई, जब ग्रेसी ने अपनी मां को स्नान के दौरान अपने पिता के व्यवहार के बारे में परेशान करने वाले विवरण बताए। यह पता चला कि एरॉन अपनी बेटी के स्नान गतिविधियों के दौरान मौजूद रहने और इन क्षणों को रिकॉर्ड करने पर जोर देता था। एंजेलिया ने तुरंत ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। पति ने अपने व्यवहार को स्वीकार किया, लेकिन जोड़ तोड़ का सहारा लिया और जोर दिया कि अगर यह सार्वजनिक हो जाता है तो वह बच्चों को ले जाएगा। चर्च समुदाय के प्रभावशाली सदस्य के रूप में उसने सभी परिवार के सदस्यों से बिना शर्त आज्ञाकारिता की मांग की। एंजेलिया को यह राज रखना पड़ा। बाद में उसे अपने पति के विभिन्न युवा महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के बारे में पता चला। 2014 में किशोरों में उसकी अनुचित रुचि के बारे में तथ्य सामने आए। उसके फोन पर नाबालिगों की अनुचित रिकॉर्डिंग पाई गई। स्थिति की गंभीरता के बावजूद परिणाम न्यूनतम थे। उसे केवल अपनी पिछली नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। कुछ समय बाद उसे एक बड़े बैंक में वित्तीय सलाहकार के रूप में नौकरी मिल गई। पति पत्नी का रिश्ता तेजी से तनावपूर्ण होता गया और एंजेलिया ने तलाक की मांग करनी शुरू कर दी, लेकिन कट्टर अस्वीकृति का सामना करना पड़ा।
एरॉन की पहल पर जोड़े ने एक परिवार थेरेपिस्ट से मिलना शुरू किया। सत्रों में एंजेलिया के गहरे मानसिक घाव सामने आए। माता पिता के दबाव और थोपे गए धर्म के साथ एक कठिन बचपन, उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी जो नार्सिसिस्टिक लक्षण और निर्भर व्यवहार दिखाता था। हालांकि इस थेरेपी से वांछित परिणाम नहीं मिले। एंजेलिया ने स्वतंत्र रूप से दूसरे थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया। उसने अपनी भावनाएं साझा की, स्वतंत्रता के लिए रास्ते की योजना बनाई, अपने फोन पर नोट्स बनाए और थेरेपिस्ट के साथ ईमेल के माध्यम से संवाद किया। बाद में पता चला कि एरॉन उसकी सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। वह सत्रों को सुन रहा था, उसका फोन और ईमेल जांच रहा था। जब एंजेलिया ने समर्थन के लिए अपने माता पिता से संपर्क किया तो वे अपने दामाद के पक्ष में खड़े हो गए और मानते थे कि एक महिला को हर हाल में परिवार को एक साथ रखना चाहिए। बिना समर्थन के एंजेलिया एक कठिन स्थिति में थी। एरॉन का व्यवहार अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति तेजी से अस्वीकार्य होता गया। सुरक्षा पाने की कोशिश में एंजेलिया और बच्चे एक साथ रहने लगे और रात में एक कमरे में खुद को बंद कर लेते थे। एक दिन बाथरूम में एक गंभीर घटना हुई जब एरॉन ने एंजेलिया के साथ आक्रामक व्यवहार किया और एक बिजली का तार इस्तेमाल किया। एक नाजुक क्षण में उसका 11 वर्षीय बेटा ग्रांट अपनी मां की मदद के लिए आया और अपने पिता के हाथ पकड़ ली। घटना के बाद एरॉन ने खुद आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और अपनी पत्नी के कथित चिंताजनक व्यवहार के बारे में झूठी जानकारी दी। एंजेलिया को उसके अच्छी स्थिति में होने के आश्वासन के बावजूद जांच के लिए एक विशेष चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। विशेषज्ञों ने जल्द ही उसकी स्वस्थ स्थिति की पुष्टि की। उसके मनोचिकित्सक ने स्थिति को स्पष्ट किया और कठिन पारिवारिक स्थिति के सबूत प्रस्तुत किए। 11 मई 2013 को एंजेलिया को छुट्टी दे दी गई, सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने की सिफारिश के साथ। चिकित्सा रिपोर्ट ने पुष्टि की महिला को कोई अवसाद या अन्य भावनात्मक समस्याएं नहीं थीं, लेकिन एक कठिन घरेलू स्थिति पाई गई। छुट्टी के बाद एंजेलिया ने दृढ़ता से सुरक्षा आदेश के लिए आवेदन करने और तलाक दायर करने का फैसला किया। जब वह घर लौटी तो उसे एक खाली घर मिला। एरॉन से संपर्क करने के सभी प्रयास असफल रहे। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने उसके कॉल को अनदेखा कर दिया क्योंकि वे उसे अस्वस्थ मानते थे। अगले दिन मदर्स डे पर बच्चों की प्रत्याशित वापसी के बजाय कानून के रक्षक आए। एरॉन ने फिर से एंजेलिया की स्थिति के बारे में झूठी जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया। आने वाले अधिकारियों ने उसकी भलाई की पुष्टि की और चले गए। बाद में एंजेलिया को एक सुरक्षा आदेश मिला, लेकिन बच्चों का ठिकाना अज्ञात रहा। जांचकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि बच्चे अपने पिता के साथ थे, जिसके पास इसका कानूनी अधिकार था। जल्द ही पता चला कि एरॉन ने उसके खतरनाक व्यवहार का दावा करते हुए तलाक के कागजात दाखिल करने और सुरक्षा आदेश प्राप्त करने में उससे पहले कर दिया था। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों के माता पिता एंजेलिया के खिलाफ खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप पिता को बच्चों की पूर्ण हिरासत मिल गई और मां को भरण पोषण का भुगतान करना पड़ा। बच्चों की राय पर विचार नहीं किया गया। विशेष सुविधा में एंजेलिया के प्रवास का तथ्य न्यायाधीश के लिए उसके हिरासत के दावों को खारिज करने में निर्णायक था। सभी प्रयासों के बावजूद बच्चे पिता के साथ रहे। एंजेलिया ने हिरासत फिर से प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत से प्रयास किया और साबित किया कि बच्चों को एरॉन की अभिभावकता की नहीं बल्कि उसकी देखभाल की जरूरत थी। हिरासत के मुद्दे पर एक नई अदालती सुनवाई हुई। एरॉन ने अनुभवी वकीलों की एक टीम को नियुक्त किया जो उसकी धनी चाची की अप्रत्याशित विरासत के कारण संभव हुआ। सुनवाई में एंजेलिया के रिश्तेदारों ने फिर से उसके खिलाफ बोला और उसकी भावनात्मक अस्थिरता की ओर इशारा किया। हालांकि इस बार उसे क्लिनिक के पेशेवरों का समर्थन मिला जहां उसका इलाज किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला की स्थिति एरॉन के साथ जटिल संबंध का परिणाम थी। उनके बयानों के अनुसार उसकी चोटों का कारण पहले के दावों से बिल्कुल अलग था, लेकिन न्यायाधीश ने इन बयानों को नजरअंदाज कर दिया और पूर्ण हिरासत पिता के पास रखी। एंजेलिया ने संघर्ष जारी रखा और प्रति सप्ताह
2 घंटे की मुलाकात का अधिकार प्राप्त किया। पहली मुलाकात में वह उनकी स्थिति से स्तब्ध रह गई। ग्रांट का वजन काफी कम हो गया था, साथ ही ग्रेसी के, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। पता चला कि पिता सख्त शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करता था, भोजन को सीमित करता था और किसी भी मिठाई पर प्रतिबंध लगाता था। एक घटना हुई जिसमें ग्रांट पिता से भागने के लिए चलती कार से कूद गया। बच्चों ने बताया कि उन्हें लगा कि उनकी मां गायब हो गई थी। एरॉन ने उन्हें यह बताया जब एंजेलिया क्लिनिक में थी और खतरे का हवाला देते हुए तत्काल स्थानांतरण पर जोर दिया। बच्चों ने उस पर विश्वास किया क्योंकि वे घटना के बाद अपनी मां की स्थिति को याद करते थे और असहाय महसूस करते थे। एंजेलिया ने हिरासत के लिए अपने प्रयास नहीं छोड़े। उसने एक पूर्ण चिकित्सा परीक्षण कराया जिसने उसके अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि की। 2014 में अदालत ने मुलाकात का समय साप्ताहिक 6 घंटे तक बढ़ा दिया, जबकि मुख्य हिरासत पिता के पास रही। 2015 की शुरुआत में एक परेशान करने वाला सत्य सामने आया। यह पता चला कि 9 वर्षीय ग्रेसी पिता द्वारा अनुचित व्यवहार का शिकार थी। भोजन के बाद वह अचानक सो जाती थी और पापा के कमरे में अस्पष्ट निशानों के साथ जागती थी। पिता ने दावा किया कि यह स्विम सूट की प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसे धोखा महसूस हुआ। एरॉन बच्चों की गंभीर बीमारियों में भी डॉक्टर के पास जाने से बचता था। ग्रेसी ने कड़ी सजा, सड़क पर डराने धमकाने और कम भोजन के बारे में बताया। एंजेलिया इन खुलासों से परेशान थी और आगामी सुनवाई में उनका उपयोग करने की तैयारी कर रही थी ताकि अपने बच्चों को अनुचित व्यवहार से बचा सके। अप्रैल 2015 में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एरॉन ने गुजारा भत्ता न चुकाने की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद एंजेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जवाबी आरोप लगाए और दावा किया कि उसका पूर्व पति पर्याप्त विरासत के बावजूद बच्चों के लिए निर्धारित धन को अपने और अपनी साथी महिलाओं पर गैर जिम्मेदारी से खर्च कर रहा था। सुनवाई के बाद महिला को रिहा कर दिया गया और उसने अपना भुगतान जारी रखा। आने वाले वर्षों में एंजेलिया ने अपने बच्चों की रक्षा करने का प्रयास नहीं छोड़ा। वह विभिन्न प्राधिकरणों से संपर्क करती रही, कानून प्रवर्तन एजेंसियों से लेकर चर्च स्कूल तक, और एरॉन के खतरनाक व्यवहार के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। हालांकि उसके शब्दों को संदेह के साथ लिया गया और अतिशयोक्ति के रूप में खारिज कर दिया गया। स्थिति 2018 में तब बिगड़ गई जब ग्रांट और ग्रेसी ने अपने पिता का घर छोड़ने की कोशिश की। एरॉन ने तुरंत उनके गायब होने की सूचना दी। बच्चों को वापस लाया गया, जिसके बाद पिता ने कड़े अनुशासनात्मक उपाय लागू किए। जब एंजेलिया को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत हिरासत व्यवस्था को बदलने के लिए एक आपातकालीन सुनवाई का अनुरोध किया। 17 अगस्त 2018 को ग्रांट के बेसबॉल टूर्नामेंट के बाद कुछ अपरिवर्तनीय हुआ। जब लड़का प्रशिक्षण में रहा तब एरॉन और उसकी बेटी एक होटल गए। 12 वर्षीय ग्रेसी के अलग बिस्तरों के लिए अनुरोध के बावजूद पिता ने केवल एक बिस्तर वाला कमरा चुना। उस रात जो हुआ उसने ग्रेसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगले दिन आपातकालीन सुनवाई के दौरान ग्रेसी ने बताया कि क्या हुआ था, लेकिन पिता के वकील ने जोर दिया कि यह केवल उसकी कल्पना थी, क्योंकि एक देखभाल करने वाला पिता ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। ग्रांट ने भी पिता की कड़ी अनुशासन पद्धतियों के बारे में बताया। भोजन पर प्रतिबंध, अंतहीन प्रशिक्षण सत्र और अपमान। बच्चों ने अपनी मां के साथ रहने की विनती की। हालांकि न्यायाधीश, जो एरॉन के साथ एक ही अनुग्रह चर्च में जाता था, ने उनके शब्दों की सच्चाई पर संदेह किया। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह एंजेलिया का अपने पूर्व पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास था। इस बंद धार्मिक समुदाय में एरॉन की निर्दोष प्रतिष्ठा थी। वह सक्रिय रूप से चर्च के जीवन में भाग लेता था और समाज के प्रभावशाली सदस्यों के साथ संबंध रखता था। मां की याचिका खारिज कर दी गई और इससे भी अधिक, उसे 6 साल तक सिविल मुकदमे दायर करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि ग्रेसी अपने पिता के घर लौटना नहीं चाहती थी। पुलिस कार्रवाई की धमकियों ने उसे आज्ञाकारी बनने के लिए मजबूर किया। इसके बाद बच्चों ने हर जगह मदद की तलाश की।
वे स्कूल कर्मचारियों और चर्च के मनोवैज्ञानिक से मिले और अपनी कठिन घरेलू स्थिति के बारे में बताया, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने, जिन्होंने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए चुप रहने की सलाह दी। जब बच्चों ने समझाने की कोशिश की कि वे घर क्यों नहीं लौटना चाहते थे, तो उन्होंने केवल कहा कि उन्होंने ये कहानियां पहले सुनी हैं और उन पर विश्वास नहीं करते। फिर उन्होंने उनके पिता से संपर्क किया। किसी ने बच्चों की कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एंजेलिया उनके शब्दों के पीछे थी और कथित तौर पर उन्हें अपने पिता के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए मजबूर कर रही थी। अंततः बच्चे दबाव को और नहीं सह सके और मां के पास चले गए। पिता बच्चों के पास आया और उनसे घर लौटने का अनुरोध किया। ग्रांट और ग्रेसी ने मना कर दिया और उसने मां के साथ उनके अस्थायी निवास की सहमति दे दी। एक मनोवैज्ञानिक के साथ काम करने के बाद कुछ संचार नियम तय किए गए, जिनका पालन पिता ने शुरू कर दिया। हालांकि हिरासत दस्तावेजों के अनुसार बच्चों को कभी कभी पिता के साथ रहना चाहिए था, वे ज्यादातर समय मां के साथ बिताते थे। इन समय में वे शांत महसूस करते थे, लेकिन पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण होता गया और 20 जुलाई 2020 को अपने चरम पर पहुंच गया। उस दिन 18 वर्षीय ग्रांट प्रशिक्षण के लिए निकला। यात्रा में लगभग 1 घंटा लगा, क्योंकि मां का घर दूर था। जब वह खेल केंद्र के सामने पार्किंग में पहुंचा और कक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, तब एक अप्रत्याशित घटना हुई। पास में पिता था, जो भी प्रशिक्षण के लिए आया था। वही था जिसने आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और अपने बेटे के लिए मदद मांगी, जिस तक वह नहीं पहुंच सकता था। एरॉन ने घटना की एक असामान्य कहानी सुनाई। उसके वर्णन के अनुसार उसका बेटा पिकअप से उतरा और खेल उपकरण लेने के लिए लॉर्ड बेड की ओर गया। कार की तरफ पीठ करके खड़ा होकर वह अपने फोन में व्यस्त था। अचानक पिकअप लुढ़क गई और युवक को टक्कर मार दी, उसे कुछ मीटर तक घसीटा। वाहन एक गहरी खाई में गिरा और फिर बाहर निकला। एरॉन के अनुसार वह संयोग से 3 अन्य लोगों के साथ पास में था और घटना का गवाह बना। आने वाले अधिकारियों ने ग्रांट को वाहन के सामने के हिस्से के नीचे पाया, हालांकि पहिए उसे नहीं छू रहे थे। बचाव कर्मियों ने युवक को मुक्त करने के लिए जैक का उपयोग किया। युवक होश में था। उसे आपातकालीन सहायता मिली और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ग्रांट की स्थिति गंभीर बनी रही और रास्ते में उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने विभिन्न चोटों का दस्तावेजीकरण किया, लेकिन कारण अचानक दिल का दौरा पड़ना था। जब एरॉन अस्पताल पहुंचा, उसने आगे की चिकित्सा जांच से इनकार करने पर हस्ताक्षर किए। जब एंजेलिया को घटना के बारे में पता चला, वह तुरंत क्लिनिक पहुंची। उसने जांच की मांग की, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। जांचकर्ताओं के साथ एक समान स्थिति उत्पन्न हुई। एंजेलिया की जांच के लिए लगातार प्रार्थनाओं के बावजूद उन्होंने इसे एक दुर्घटना माना। वह एरॉन के संस्करण की अविश्वसनीयता से आश्वस्त थी और कई विसंगतियों की ओर इशारा किया। विशेष रूप से छोटों की प्रकृति वर्णित स्थिति के अनुरूप नहीं थी। एरॉन के वर्णन के अनुसार ग्रांट ने प्रशिक्षण के लिए जाते समय पिकअप को लगभग 1 घंटे तक चलाया। हालांकि विवरण मेल नहीं खाते थे। कपड़ों पर गर्म वाहन के संपर्क का कोई निशान नहीं था। सड़क की सतह के संपर्क से कोई खरोंच नहीं थी। दुर्घटना स्थल पर कोई जैविक निशान नहीं मिले। जूते आश्चर्यजनक रूप से साफ रहे, जो एरॉन के संस्करण का खंडन करता था। जहां वाहन कथित तौर पर सड़क से उतरा, वहां की वनस्पति अछूती रही, यहां तक कि दबी भी नहीं थी। टायर के निशान दूसरी जगह मिले, फुटपाथ पर, जहां ग्रांट का चश्मा भी मिला। उल्लेखनीय है कि युवक अपनी खराब दृष्टि के कारण कभी भी अपना चश्मा नहीं उतारता था। उसकी सभी तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं। सवाल उठता है, चश्मा फुटपाथ पर कैसे पहुंचा, अगर एरॉन के अनुसार सब कुछ पार्किंग में हुआ था? पिता ने दावा किया कि ग्रांट पीछे की ओर जा रही कार की तरफ पीठ करके खड़ा था। और भी विसंगतियां थीं। ग्रांट की वाहन के नीचे की स्थिति की व्याख्या कैसे की जाए? पीठ के बल, विपरीत दिशा में 180 डिग्री का ऐसा घूमना अविश्वसनीय लगता है। ड्राइविंग मैन्यूवर भी संदिग्ध लगा। खाई में पीछे की ओर जाना और फिर बाहर निकलना। आसपास किसी ने घटना की कोई आवाज नहीं सुनी। सब कुछ पूर्ण सन्नाटे में हुआ।
बिना किसी गवाह के। कोई वीडियो निगरानी नहीं थी। एरॉन द्वारा फोन पर उल्लिखित 3 व्यक्ति कभी नहीं दिखे। पिता का व्यवहार आश्चर्यजनक था। जैक मौजूद होने के बावजूद उसने अपने बेटे की मदद करने का कोई प्रयास नहीं किया, बस स्थिति को देखता रहा। खेल के कपड़ों का रखना भी असामान्य था। ग्रांट उन्हें कभी भी लॉर्ड बेड में नहीं छोड़ता था, बल्कि पिछली सीट को प्राथमिकता देता था। फोन, जिसका उपयोग ग्रांट ने अपने पिता के अनुसार किया था, नहीं मिला। हालांकि युवक कभी भी इससे अलग नहीं होता था। वह हर सुबह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था, लेकिन उस दिन कोई कॉल नहीं हुई। कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो अजीब है। इस मॉडल का पिछला बम्पर अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। वर्णित उतार चढ़ाव में नुकसान अपरिहार्य होता। एकमात्र बयान एक आदमी से आया जिसने घटना से ठीक पहले इस सड़क और पार्किंग में एरॉन को देखा था। यह एरॉन के बाद में आने के संस्करण का खंडन करता था। अपने बेटे के अंतिम संस्कार में एरॉन ने एक विचित्र भाषण दिया, जिसमें उसने ग्रांट के साथ हुई घटना को ईश्वर की इच्छा कहा, जिसने सभी उपस्थित लोगों को स्तब्ध कर दिया। एरॉन का व्यवहार उसके आसपास के लोगों को भ्रमित करता था। उसने अपने बेटे के साथ हुई घटना पर कोई भावना नहीं दिखाई। एंजेलिया को संदेह था कि उसके पति ने घटना को किसी अन्य स्थान पर व्यवस्थित किया और फिर यहां एक दुर्घटना का नाटक किया होगा। यह भी सवाल उठे कि पिकअप अपने आप कैसे लुढ़क सकती थी। वाहन ठीक से पार्क किया गया था और इससे पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई थी। एरॉन को निर्माता से मुआवजा प्राप्त करने के लिए वाहन की तकनीकी जांच कराने की पेशकश की गई, लेकिन उसने आश्चर्यजनक रूप से मना कर दिया। हालांकि वह आमतौर पर पैसे कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आदमी ने इस कार का उपयोग कई महीनों तक बिना किसी चिंता के जारी रखा। जब एंजेलिया ने खुद कार की जांच करने का सुझाव दिया, तो एरॉन ने जोरदार विरोध किया और वाहन को तुरंत स्क्रैप के लिए भेज दिया, इसकी उत्कृष्ट स्थिति और उच्च बाजार मूल्य के बावजूद। वसंत 2021 में एंजेलिया को यह वाहन खोजने और एक स्वतंत्र जांच करवाने में सफलता मिली। वाहन की जांच के बाद विशेषज्ञों ने पाया कि घटना तकनीकी रूप से वैसे नहीं हो सकती थी जैसा एरॉन ने वर्णन किया था। एंजेलिया ने बंद केस को फिर से खोलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने बताया कि ग्रांट, जो अभी 18 साल का हुआ था, हमेशा अपनी बहन को आक्रामक पिता से बचाता था और यह जारी रखना चाहता था। युवक ने अपने पिता को वयस्क होने के बाद अदालत जाने के अपने इरादों के बारे में चेतावनी दी थी। ग्रांट और ग्रेसी ने पिता से आधिकारिक तौर पर संपर्क तोड़ने और एक स्वतंत्र जीवन शुरू करने की योजना बनाई। उन्हें उम्मीद थी कि अब वयस्क होने के कारण उनके बयानों को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। एंजेलिया को संदेह था कि इसके डर से एरॉन ने अपने बेटे को रोकने का फैसला किया। ग्रेसी अपने भाई से अलग होने से बहुत दुखी थी, जो उसका रक्षक था। 12 मई 2021 को 14 वर्षीय ग्रेसी ने यूट्यूब पर 18 मिनट का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें उसने अपने पिता के साथ कठिन संबंधों की कहानी साझा की। उसने घरेलू समस्याओं और परिवार की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में बात की। ग्रेसी ने अपने भविष्य के बारे में चिंताएं व्यक्त की। अपने भाई के नुकसान के बाद वे असुरक्षित थे और पिता ने दबाव बढ़ा दिया। वह अपनी बेटी का पीछा करता है और उसके घर लौटने पर जोर देता है, लेकिन वह दृढ़ता से इनकार करती है। 16 वर्षीय युवती को अपने पिता के खिलाफ एक आधिकारिक सुरक्षा आदेश प्राप्त करना पड़ा, लेकिन उसने नियमों की अवहेलना की और उसके आसपास आता रहा। स्कूल में उसकी उपस्थिति से प्रशासन को कोई चिंता नहीं हुई। प्रिंसिपल, जो पिता का चर्च का दोस्त था, सुरक्षा आदेश के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। इस साक्षात्कार के बाद पिता ने फिर से दावा किया कि मां ग्रेसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है और उसके खिलाफ भड़का रही है, जिसके कारण बाल कल्याण विभाग ने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। पिता ने अपनी बेटी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसकी यादें गलत हैं और सभी समस्याग्रस्त विचार मां द्वारा रोपित किए गए थे। एरॉन ने एंजेलिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और ऐसे लोगों को शामिल किया जो ग्रेसी के वीडियो रिकॉर्डिंग में दी गई जानकारी पर संदेह करते थे।
आदमी के कथन के अनुसार एंजेलिया ने उस पर दबाव डालकर उसे अपने पैतृक अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। जब महिला ने अदालत में सच्चाई के लिए लड़ने का फैसला किया तो एरॉन ने मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन अब वकीलों की मदद से इसे फिर से दायर करने पर विचार कर रहा है। एंजेलिया और उसकी बेटी ग्रांट के लिए न्याय बहाल करने की कोशिश कर रही हैं और ग्रेसी अपनी मां के साथ रहना चाहती है और पिता से संपर्क तोड़ना चाहती है। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसे व्यापक समर्थन मिला। ग्रांट के जाने के बाद पादरी, स्कूल प्रिंसिपल और अन्य वयस्कों ने, जिनसे ग्रांट और उसकी बहन ने मदद मांगी थी, इन तथ्यों से इनकार कर दिया। ग्रांट की एक सहपाठी ने पुष्टि की कि उसने ग्रांट और ग्रेसी के साथ स्कूल प्रशासन से पिता से सुरक्षा और मदद मांगी थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। यह स्कूल के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। टेनेसी में एक कानून है जो बच्चों की भलाई के खतरे की आशंका होने पर बाल संरक्षण सेवा को सूचित करने की आवश्यकता है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। ग्रांट की घटना के बाद छात्रों को स्कूल में इस घटना पर चर्चा करने से मना कर दिया गया। बाद में पता चला कि पादरी ने चर्च छोड़ दिया, जहां एक गंभीर विभाजन पैदा हो गया था। वर्तमान में एरॉन सोलोमन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है और वह सभी आरोपों को खारिज करता है। उसके समर्थक सोशल नेटवर्क पर नियमित रूप से लिखते हैं और ग्रेसी और उसकी मां को झूठ बोलने और अक्रिश्चियन व्यवहार का आरोप लगाते हैं, ये दावा करते हुए कि सच्चे विश्वासी अदालत नहीं जाते। इस बीच एरॉन खुद नियमित रूप से एंजेलिया के खिलाफ मुकदमे दायर करता है। वर्तमान में एंजेलिया और ग्रेसी एक साथ रहती हैं, लेकिन एरॉन के कारण लगातार बेचैनी महसूस करती है। ग्रेसी FBI एजेंट बनने और लोगों की मदद करने के लिए जांच करने का सपना देखती है। न्यू जर्सी राज्य के छोटे शहर ब्रिक में 1988 की बसंत में ब्रिटनी ग्रेगरी का जन्म हुआ। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। माता पिता के तलाक के बाद सभी बच्चे पिता के साथ रहे। ब्रिटनी का सभी रिश्तेदारों के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता था, लेकिन उसकी अपनी बहन ब्रियाना के साथ एक खास जुड़ाव था। 4 साल की उम्र के अंतर के बावजूद वे सबसे अच्छी दोस्त की तरह थीं। स्कूल में ब्रिटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ ग्रेड प्राप्त किए। शिक्षकों ने उसमें बड़ी क्षमता देखी और विज्ञान में एक सफल भविष्य की भविष्यवाणी की। इसके बावजूद वह विनम्र और मित्रवत बनी रही, हमेशा अपने सहपाठियों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, जिससे उसके बहुत सारे दोस्त थे। ब्रिटनी का एक असामान्य सपना था। वह एक फॉरेंसिक तकनीशियन बनना चाहती थी और अपराध स्थलों पर सबूतों की जांच करना चाहती थी। 2004 की गर्मियों में ब्रिटनी अपने पिता जो डन के घर में अपनी बहन ब्रियाना और पिता की नई साथी लोरी पीटरसन के साथ रहती थी। उनका घर, जो स्कूल के पास था, सड़क का आखिरी घर था और एक जंगली क्षेत्र से सटा हुआ था। उस समय ब्रिटनी जॉन फिट्जगेराल्ड के साथ थी। उनका रिश्ता लगभग 2 साल तक चला और उसके परिवार ने इस पसंद को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने जॉन को एक अच्छा इंसान माना। वे एक आदर्श जोड़े लगते थे। रिश्तेदारों ने उनके बीच विशेष रूप से गर्म रिश्ते को देखा। रविवार 11 जुलाई 2004 को मां और बहन ब्रियाना साउथ टॉम्स रिवर के उपनगर में ब्रिटनी के बड़े भाई के पास गईं। उसे एक बच्चा हुआ था और युवा परिवार को मदद की जरूरत थी। रात के 20 घंटे 30 मिनट पर ब्रिटनी ने अपनी मां के मोबाइल पर कॉल किया। उसने अपने बॉयफ्रेंड जॉन के पास जाने के लिए मदद मांगी और उसकी आवाज में स्पष्ट बेचैनी थी। मां ने समझाया कि वे अभी दूर हैं, लेकिन ब्रियाना 1 घंटे में आ सकती है। ब्रिटनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 45 मिनट बाद ब्रियाना ने अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रही थी। ये मानते हुए कि ब्रिटनी या तो सो गई होगी या कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया होगा, ब्रियाना ने चिंता नहीं की और सो गई। जब ब्रियाना सुबह घर आई तो उसने अपनी बहन का खाली कमरा पाया। ब्रिटनी की सभी चीजें, फोन सहित, वहीं थीं। शुरू में ब्रियाना ने सोचा कि शायद वह जॉन के यहां रुकी होगी, लेकिन यह अजीब लगा। उसकी बहन हमेशा ऐसी योजनाओं के बारे में बताती थी और कभी भी फोन के बिना नहीं जाती थी।
ब्रियाना ने ब्रिटनी के दोस्तों को कॉल करना शुरू किया, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जॉन से उसने जाना कि उसने ब्रिटनी से केवल रविवार की सुबह बात की थी और वह उसके पास नहीं आई थी। पिता की साथी ने बताया कि वह 22 बजे घर आई थी और किसी को नहीं मिली। एक बुरी आशंका के साथ ब्रियाना अपनी बहन के गायब होने की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन की ओर भागी। जब ब्रियाना ने अलार्म बजाया तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने उसकी चिंता को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि उसकी बहन दोस्तों के साथ होगी या बस अपना मन बहलाना चाहती होगी। हालांकि ब्रियाना ने बताया कि उसने सभी जानकारों और ब्रिटनी के बॉयफ्रेंड को कॉल किया था। किसी ने भी उसे नहीं देखा था। इसके अलावा उसकी सभी चीजें, पैसे और फोन घर पर ही थे। इन तर्कों के बाद जांचकर्ताओं ने आखिरकार खोज शुरू कर दी। पहले उन्होंने पिता के घर की जांच की, जहां से ब्रिटनी गायब हुई थी। वहां वास्तव में उसका बैग, फोन और वॉलेट के साथ रह गया था। सभी निजी सामान अपनी जगह पर थे। कोई अन्य सुराग नहीं मिल सका। जांचकर्ताओं ने सभी घर वालों से बात की, क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर करीबी लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह पता चला कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास एक पुष्ट अलिबी था। शहर में ब्रिटनी की फोटो वाले सूचना पत्र लगाए गए। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की विस्तृत जांच शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के सभी घरों की जांच की, संपत्तियों की जांच की और पड़ोसियों से पूछताछ की। घर की स्थिति ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। किसी भी पड़ोसी ने उसके गायब होने के दिन ब्रिटनी को नहीं देखा था, लेकिन एक महिला ने एक दिलचस्प विवरण साझा किया। उसने युवा महिला को शुक्रवार की देर रात उसके गायब होने से 2 दिन पहले सड़क पर घूमते देखा था। हालांकि यह जानकारी पुरानी लग रही थी, जांचकर्ता इसमें रुचि रखते थे, क्योंकि ऐसा व्यवहार एक कर्तव्यनिष्ठ युवा महिला की छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। जांचकर्ता हैरान थे कि ब्रिटनी इतनी देर रात को सड़क पर क्यों थी। पुलिस ने यह जांचने का फैसला किया कि क्या ब्रिटनी वास्तव में उतनी ही आदर्श थी जितना उसकी बहन ने बताया था। पुलिस के साथ बातचीत में ब्रियाना ने ब्रिटनी और जॉन के बीच रिश्ते में कठिनाइयों का जिक्र किया। उसके अनुसार युवा लोगों के बीच अक्सर विवाद होते थे और उस दिन फिर से झगड़ा हुआ था। ब्रिटनी बहुत परेशान थी और शाम को जॉन से मिलने जाने की योजना बना रही थी ताकि सुलह कर सके। इस जानकारी से रुचि रखते हुए जांचकर्ताओं ने जॉन को थाने पर बातचीत के लिए बुलाया। उसने आत्मविश्वास से बताया कि उसने उस दिन सुबह ही ब्रिटनी से आखिरी बार बात की थी। उसके अनुसार वह दोस्तों के साथ समुद्र तट पर था, जो ब्रिटनी को नाराज कर गया और झगड़े का कारण बना। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। जॉन ने यह भी बताया कि उसने घटना से कुछ दिन पहले ब्रिटनी के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे उसके नए रिश्ते के बारे में पता था। उसने उस शाम उससे मिलने की कोई योजना नहीं बनाई थी और उसे उससे मिलने की उसकी इच्छा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ब्रिटनी अक्सर अपने पिता के घर के पीछे जंगल के रास्ते से अपनी मुलाकातों के लिए जाती थी। अलग होने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर जॉन ने बताया कि उसने एक पार्टी में ब्रिटनी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा था, जिसके बाद उसने एक नई गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता शुरू करने का फैसला किया। जॉन ने उसे आखिरी बार 10 जुलाई को देखा था, उसके गायब होने से एक दिन पहले। उस समय ब्रिटनी ने उसे एक सुलह का पत्र दिया। जब पुलिस ने यह संदेश दिखाने को कहा, जॉन ने तुरंत उसे पेश कर दिया। पत्र में युवती ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, जॉन को भावनात्मक पीड़ा पहुंचाने के लिए खेद व्यक्त किया और दोस्ताना संबंध बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। युवक ब्रिटनी के गायब होने को लेकर ईमानदारी से चिंतित लग रहा था। पुलिस को संदेह का कोई कारण नहीं मिला और जॉन को छोड़ दिया गया। बाद में उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट सफलतापूर्वक पास किया, जिसके बाद उसे संदिग्धों की सूची से पूरी तरह हटा दिया गया। ब्रिटनी के गायब होने का मामला और जटिल होता जा रहा था। यह पता चला कि उसकी जीवन शैली उससे अलग थी जो उसके परिवार वालों ने सोचा था। वह पार्टियों में जाती थी, विभिन्न युवकों से मिलती थी और नियमित रूप से जंगल के रास्ते अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, जिसमें 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करती थी।
जंगल का क्षेत्र ही जांचकर्ताओं का विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा था। पगडंडी के साथ साथ गहन खोज कार्य शुरू हुआ। यह जंगल के बीच से गुजरने वाला एक साइकिल मार्ग था। शाम को यह मार्ग चिंता का कारण बनता था। यह अंधेरा और निर्जन होता था। जंगल में खोज अभियान 3 दिन तक चला, लेकिन असफल रहा। जब जांच एक बंद गली में पहुंच गई, एक महत्वपूर्ण गवाह सामने आई। उसने बताया कि वह उस शाम अपने साथी के साथ पार्क में थी। सूनी सड़क पर उन्हें केवल एक वाहन दिखाई दिया, एक शेवरले अवलांचे पिकअप विशिष्ट पहियों के साथ। महिला ने गाड़ी का नंबर याद कर लिया। जांच से पता चला कि एंथनी गीगर वाहन का मालिक था। एक अजीब बात सामने आई। एंथनी हाल ही में बॉबी जो ब्रिटनी की बहन के साथ था। उनका रिश्ता 1 महीने पहले उसकी अत्यधिक ईर्ष्या के कारण समाप्त हुआ था। इस दौरान उसने ब्रिटनी में असामान्य रुचि दिखाई, जो सवाल खड़े करती थी। परिचितों को याद आया कि एंथनी दोस्ताना बैठकों में अक्सर ब्रिटनी पर विशेष नजर डालता था और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता था। उनकी आखिरी मुलाकात एक साथ लंच के दौरान हुई, जहां उसका व्यवहार फिर से उपस्थित लोगों का ध्यान खींच रहा था। जांचकर्ताओं को संदेह था कि एंथनी ब्रिटनी का पीछा कर रहा हो सकता है। पूछताछ में उसने 11 जुलाई को जंगल के पास अपनी उपस्थिति से इनकार किया। उसने स्वीकार किया कि वह अक्सर पार्टियों में ब्रिटनी को देखता था, क्योंकि वे एक ही सामाजिक दायरे में थे, लेकिन उसने करीब आने की कोशिशों के आरोपों को खारिज कर दिया। उसके शब्दों के अनुसार वह उसके साथ केवल दोस्ताना व्यवहार करता था। एंथनी ने दावा किया कि उसने शाम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घर पर बिताई। पुलिस ने नामित युवती से संपर्क किया, जिसने एंथनी के बयान की पुष्टि की। चूंकि कोई गंभीर संदेह नहीं था, उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद जांचकर्ताओं ने फिर से ब्रिटनी के जॉन को लिखे पत्र की ओर ध्यान दिया, जहां उन्होंने पत्र के अंतिम भाग में परेशान करने वाले वाक्यों पर ध्यान दिया। जांचकर्ताओं को असफल रिश्ते के कारण किसी निराशाजनक कार्रवाई की आशंका थी। हालांकि माता पिता ने इस संस्करण का दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी लक्ष्य उन्मुख जीवंत बेटी, जो बड़ी भविष्य की योजनाओं के साथ थी, एक असफल रिश्ते के कारण ऐसा कुछ नहीं करेगी। जब जांच रुक गई, तो कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने संभावित गवाहों को खोजने के लिए प्रेस के माध्यम से जनता से संपर्क किया। पड़ोसी जिलों के पुलिस अधिकारियों ने मामले में शामिल होकर अपनी मदद की पेशकश की। इस दौरान माता पिता ने फोन पर खबरों का इंतजार करने के बजाय अपनी जांच करने का फैसला किया। घर की गहन तलाशी के दौरान पुलिस ने एक दिलचस्प खोज की। एक पत्रिका के पन्नों के बीच एक अप्रत्याशित सामग्री वाला पत्र मिला, जो ब्रिटनी ने एक प्रतियोगिता के लिए लिखा था। इसमें युवती ने अपनी कठिन जीवन स्थिति के बारे में बताया। उसकी नशेड़ी मां ने उसे छोटी उम्र में छोड़ दिया था। उसके पिता और उनकी साथी के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण था, और उसका भाई एक सुधार गृह में था, जिससे वह हर हफ्ते मिलने जाती थी। ब्रिटनी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, लेकिन अपने चरित्र की अच्छाई और एक अलग रास्ता चुनने और अपने माता पिता की किस्मत को न दोहराने की इच्छा पर जोर दिया। ब्रिटनी एक बेहतर जीवन की आकांक्षा रखती थी और जांच में मदद करने के लिए एक आपराधिक जांचकर्ता बनने का सपना देखती थी। इस नोट की खोज के बाद पुलिस ने नई थ्योरी विकसित की। उन्होंने अपना ध्यान ब्रिटनी के परिवार पर केंद्रित किया, जिसे उन्होंने पहले अपनी जांच में नहीं माना था। परिवेश की जांच करते हुए जांचकर्ताओं ने एक दिलचस्प विवरण पाया। जिस घर में ब्रिटनी रहती थी, वहां एक तथाकथित मसाज सैलून चलाया जाता था। सेवाएं लॉरेन पीटरसन, पिता की साथी, द्वारा प्रदान की जाती थीं। स्थापना को नियमित रूप से विभिन्न पुरुषों ने देखा। कुछ नियमित ग्राहक बन गए। यह पता चला कि निवासी गतिविधियों के बारे में जानते थे, और लोरी ने खुद अपनी सेवाओं का विज्ञापन किया, विजिटिंग कार्ड वितरित करके। पड़ोसियों ने घर में संदिग्ध पदार्थों का भी उल्लेख किया और लोरी के उनके वितरण में संभावित संलिप्तता की ओर इशारा किया। जांचकर्ताओं को संदेह था कि ब्रिटनी का गायब होना कोई संयोग नहीं था, और सैलून के एक आगंतुक की घटना में संलिप्तता हो सकती है। लोरी के ग्राहकों की जांच करते हुए उन्होंने कई संदिग्ध व्यक्तियों की खोज की।
जल्द ही टेलीविजन पर ब्रिटनी के मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की खबर आई। मां ने उसे पहचान लिया। वह जैक फुलर जूनियर था, 38 साल का, एक पुराना पारिवारिक दोस्त। वह सभी पारिवारिक समारोहों में भाग लेता था, करीबी रिश्ते रखता था और उसकी बेटी ब्रिटनी के जेल में बंद भाई की मंगेतर थी। ब्रिटनी की मां जैक की गिरफ्तारी से स्तब्ध थी। वह उसकी संलिप्तता पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले थे और रिश्तेदार अभी भी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें यह असंभव लगता था कि जैक इसमें शामिल हो सकता है। घटना से कुछ महीने पहले ब्रिटनी ने एक परिचित की जान बचाने में मदद की थी। वह उसकी बेटी से मिलने गई थी और उन्होंने उसे बेहोश पाया। ब्रिटनी ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और पैरामेडिक्स ओवरडोज के बाद आदमी की मदद कर सके। परिवार वाले यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपनी बचाने वाली को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था। माता पिता जानते थे कि जैक का प्रतिबंधित पदार्थों से संबंध था। जैक फुलर के पास कब्जे और चोरी के लिए 48 पूर्व दोष सिद्धियां थीं। उसकी अंतिम सजा 5.5 साल की थी। उसे युवती के गायब होने से कुछ समय पहले ही रिहा किया गया था। परिवार का मानना था कि सबसे बुरी स्थिति में वह एक खुराक के लिए पैसे ले लेगा, लेकिन और कुछ नहीं। वह गहने ले सकता था, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। बाद में पता चला कि पुलिस इस सुराग तक कैसे पहुंची। थाने में जैक फुलर के बारे में जानकारी के साथ एक कॉल आई। कॉलर ने बताया कि जैक रेतीली मिट्टी में खोदने के कारण पीठ दर्द की शिकायत कर रहा था। जैक ने आश्वासन दिया कि कोई जगह नहीं ढूंढ पाएगा और पूछा कि कितनी गहराई तक खोदना चाहिए ताकि जानवर कुछ सूंघ न सकें। पुलिस ने सूचना देने वाले से जैक से मिलने और बातचीत को रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान जैक ने पुष्टि की कि उसने निशान पर्याप्त सुरक्षित छिपा दिए थे। उसने ब्रिटनी के गायब होने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि उसने उसे देख लिया था। फिर जैक ने कहा कि उसे एक और व्यक्ति से निपटना है जो बहुत कुछ जानता है। उसका बचपन का दोस्त टॉमी, जो कार में बैठा था। बातचीत के अंत में उसने इसे मजाक बताया और अपने दोस्त के साथ चला गया। कानून प्रवर्तक टॉमी को पूछताछ के लिए थाने ले आए। उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया और सब कुछ नकार दिया, लेकिन जांचकर्ताओं ने उसे वह रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें जैक ने अपने दोस्त के प्रति अपने इरादों का जिक्र किया था। जब टॉमी को स्थिति की खतरनाकता का एहसास हुआ, उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी जानी हुई सभी जानकारी बताने का फैसला किया। गायब होने की शाम को वह और जैक कार में इलाके में घूम रहे थे और प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन कर रहे थे। ब्रिटनी के घर के पास जैक ने उसके पिता के यहां और अधिक पाने के लिए जाने का फैसला किया। दरवाजा खुला था और वह अंदर चला गया, लेकिन घर का मालिक वहां नहीं था। 5 मिनट बाद जैक ब्रिटनी के साथ कार पर लौट आया। जब टॉमी ने पूछा कि क्या हो रहा है, युवती चुप रही और नजरें नीची कर लीं। जैक ने कहा कि वह टॉमी को घर छोड़ देगा, फिर वह ब्रिटनी के साथ चला गया। अगले दिन मुलाकात के दौरान जैक ने घटना के बारे में किसी भी बातचीत से बचा। वे कार धोने गए, जहां उसने असामान्य रूप से अच्छी तरह से अपनी कार को अंदर और बाहर से साफ किया। कार धोने वाले ने इस पर मजाक किया, लेकिन जैक आक्रामक हो गया और अत्यधिक जिज्ञासा के परिणामों का संकेत दिया। जब टॉमी को ब्रिटनी के गायब होने के बारे में पता चला, वह स्थिति को समझने लगा। जब उसने जैक से इसके बारे में पूछा, वह गुस्सा हो गया और दावा किया कि उसने युवती को केवल घर पहुंचाया था और अनावश्यक सवाल पूछने के खिलाफ चेतावनी दी। टॉमी को संदेह था कि जैक ब्रिटनी को जंगल ले गया होगा। जांचकर्ता जैक की संलिप्तता से आश्वस्त उसे गिरफ्तार करने आए। उनकी मौजूदगी में उसने अपनी कार को आग लगाने की कोशिश की। वाहन की जांच में ब्रिटनी की उपस्थिति के निशान मिले। कार धुलाई में पता चला कि जैक ने अंदरूनी हिस्से की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया था। वैक्यूम बैग की सामग्री की जांच से रेत और जैविक निशान मिले जो ब्रिटनी से संबंधित थे। सबूतों के बावजूद जैक ब्रिटनी के मामले पर बात करने से इनकार कर दिया और चुप रहा। जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ किए गए परिचितों ने उसे एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जो गंभीर अपराध करने में सक्षम था। उसके पास कहीं भी आधिकारिक नौकरी नहीं थी, लेकिन हमेशा पैसा रहता था
क्योंकि वह प्रतिबंधित पदार्थ बेचता था और निर्भर लोगों को खुराक के बदले अवैध काम करने के लिए मजबूर करता था। एक दिलचस्प तथ्य सामने आया। ब्रिटनी के गायब होने के बाद एक गश्ती पुलिसकर्मी ने शहर के बाहर एक निर्जन स्थान पर जंगल के किनारे पार्क की गई जैक की कार देखी। इस अजीब जगह पर अपनी मौजूदगी के कारण के बारे में पूछे जाने पर जैक ने जवाब दिया कि वह अपने भागे हुए कुत्ते को ढूंढ रहा है। यह स्थान खोज अभियान का केंद्र बन गया, जिसमें कानून प्रवर्तन, कुत्ते के प्रशिक्षक, विमानन और स्वयंसेवक शामिल थे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। जांचकर्ताओं के अनुसार उस शाम ब्रिटनी अपने बॉयफ्रेंड तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढ रही थी। जब वह परिचित जैक से मिली, कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसने उसे ले जाने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आगे की घटनाएं त्रासदी में बदल गईं। मामले ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब एक महिला ने सबूतों के संभावित स्थान के बारे में जानकारी के साथ पुलिस से संपर्क किया। जैसा कि पता चला, उसने कई महीने जैक के नियंत्रण में बिताए थे, क्योंकि वह पदार्थों पर निर्भर थी। इस समय के दौरान उसने उसकी आदतों, मार्गों और गुप्त स्थानों को अच्छी तरह से जान लिया था, जहां वह नियमित रूप से उसके साथ जाता था। उसने एक बार उसे एक जगह दिखाई और टिप्पणी की कि यहां कभी कोई कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। जांचकर्ता शुरू में महिला के शब्दों के प्रति संदेहपूर्ण थे और विवरणों की जांच करने लगे। वह क्षेत्र का सटीक वर्णन कर सकती थी और जमीन की विशेषता का उल्लेख किया, रेतीली सतह। जांचकर्ताओं को तुरंत एक सूचना देने वाले की रिपोर्ट याद आई कि कैसे जैक डीली रेतीली मिट्टी के साथ कठिनाइयों की शिकायत कर रहा था। महिला के बयान पुलिस को विश्वसनीय लगे और उन्होंने बताए गए क्षेत्र में खोज का आयोजन किया। क्षेत्र विशाल निकला और कई दिनों की जांच से कोई परिणाम नहीं मिला। फिर विशेषज्ञों ने वैक्यूम क्लीनर की रेत की इस क्षेत्र की मिट्टी के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया। पूर्ण मेल की खोज के बाद उन्होंने खोज जारी रखने का फैसला किया। 27 जुलाई 2004 को खोजी कुत्ते स्पष्ट रूप से कम वनस्पति वाले स्थान की ओर ले गए। जब खोज टीमों ने लंबी सलाख से जमीन की जांच की तो उनकी आशंकाएं सही निकलीं। जल्द ही उन्होंने वह पा लिया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। स्थल पर एक गहना मिला, ब्रिटनी के नाम की एक चेन। जांचकर्ताओं ने समझ लिया कि उनकी लंबी खोज समाप्त हो गई थी। विशेषज्ञों ने ब्रिटनी ग्रेगरी की पहचान की पुष्टि की। खोज की स्थिति के कारण घटना का सटीक कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। दम घुटने और सिर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। अपने वकील से सलाह के बाद जैक ने अभियोजन पक्ष के साथ समझौता करने और हल्की सजा की उम्मीद में अपना अपराध स्वीकार करने का फैसला किया। परिवार ने थकाऊ अदालती प्रक्रिया से बचने के लिए इस फैसले से सहमति जताई। ब्रिटनी की मां ने बयान दिया कि वह जैक के लिए मृत्युदंड नहीं चाहती। उनके विचार से यह बहुत आसान रास्ता होगा। वह चाहती थी कि वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताए और अपने कृत्यों पर विचार करे। अपने बयान में जैक ने दावा किया कि ब्रिटनी ने उससे एक दोस्त तक पहुंचाने को कहा था, जिसके लिए वह राजी हो गया था। दोस्त टॉमी को छोड़ने के बाद वह ब्रिटनी के साथ अकेला रह गया। उसके अनुसार उन्होंने एक जगह रुककर प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन किया जो ब्रिटनी को नापसंद आया। एक विवाद हुआ जिसमें जैक के अनुसार उसने आत्मनियंत्रण खो दिया। हालांकि घटनाओं का उसका संस्करण जांचकर्ताओं में संदेह जगाता था। विशेषज्ञों की रिपोर्ट जैक के विवरण से काफी भिन्न थी और घटना की बिल्कुल अलग परिस्थितियों की ओर इशारा करती थी। इसके अलावा जांचकर्ताओं द्वारा खोजे गए कुछ विवरण अन्य संभावित अपराध के कारणों की ओर इशारा करते थे। अदालत ने जैक को दोषी पाया और बिना समय पूर्व रिहाई की संभावना के 30 साल की जेल की सजा सुनाई।